हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा हिमाचल प्रदेश राज्य के रिसर्च बेस्ड करंट अफेयर यानी काफ़ी डिटेल्ड करंट अफेयर पूरे 9 महीने के जनवरी 2022 से सितंबर 2022। ये हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जाम जैसे हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी हिमाचल एचपीपीएससी का एग्जाम होता है, हिमाचल टीईटी, हिमाचल एसआई, हिमाचल का कोई भी एग्जाम जिसमें हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर आते हैं उनको हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो में। तो ये एक ही वीडियो काफ़ी होगा, इसके बाद आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जा पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू का स्टेट पीसीएस के लिए एक विशेष चैनल हमने बनाया है जिसका नाम है पीसीएस सारथी। ये चैनल अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे इसका एक लिंक डलवा दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए स्पेशल मटेरियल मिलता है और स्टडी आईक्यू का जो मेन चैनल है उस पर सिर्फ यूपीएससी का कंटेंट अब आता है। पीसीएस के लिए हमारा स्पेशल चैनल है। ये आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, पीसीएस सारथी लिखकर आपको आराम से मिल जाएगा। लगभग 25,000 स्टूडेंट ऑलरेडी हमें वहां पर ज्वाइन कर चुके हैं कुछ ही दिनों में। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी डलवा दिया है। अगर आप सर्च नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली उस पर क्लिक कर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो करंट अफेयर है पूरे 9 महीने के, ये एक वीडियो ही काफ़ी रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो इंग्लिश में होगा यानी स्क्रीन पर लिखी हुई लैंग्वेज इंग्लिश होगी और मैं समझाऊंगा हिंदी में, जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों जो स्टूडेंट हैं उनको फायदा हो सके। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन 3 जगह पर क्या सेटअप किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक जिला है ऊना, गुजरात में एक जिला है भरूच और आंध्र प्रदेश में एक जिला है ईस्ट गोदावरी। इन 3 जगह पर क्या सेटअप किया जाएगा? आपके ऑप्शन है मेगा टेक्सटाइल पार्क। वैसे आपको बता दूं भारत में 7 पीएम मित्र पार्क बन रहे हैं। ये बहुत बड़े टेक्सटाइल पार्क होंगे, इनको बजट में अनाउंस किया गया था लेकिन इनकी लोकेशन अभी डिसाइड नहीं हुई है। क्लियर? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, बल्क ड्रग पार्क यहाँ पर बनेंगे 3 जगह पे। तो हिमाचल में कहाँ बनेंगे? ऊना में बनेगा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको बोलते हैं, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर होते हैं, जैसे गुजरात में गिफ्ट सिटी है, वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बल्क ड्रग पार्क बनेंगे इन 3 जगह पे। हो सके तो तीनों जगह के नाम याद रख लो। गुजरात में भरूच है, भरूच जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है, और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट गोदावरी नदी के किनारे है आंध्र प्रदेश में। इज दैट क्लियर? और इसके बारे में आपको कुछ और बता देता हूँ। पहले तो ऊना जिला है कहाँ पे, ये देखिए, ये हिमाचल का मैप है, इसमें यहाँ पर ऊना है। ऊना का बॉर्डर कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर से लगता है। और हिमाचल का बॉर्डर किससे लगता है? हिमाचल का बॉर्डर सिर्फ एक ही कंट्री से लगता है, वो है तिब्बत। ऑब्वियसली चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है तिब्बत को काफ़ी लंबे समय से, तो हिमाचल का बॉर्डर सिर्फ एक ही कंट्री से लगता है और वो है तिब्बत। तिब्बत की कैपिटल है लहासा। और अगर आप मैप में देखें तो तिब्बत में जो कैलाश मानसरोवर है उसके पास से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं सतलुज नदी, और सतलुज नदी शिपकिला पास से हिमाचल में एंटर करती है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है कि तिब्बत से कौन सी नदी निकलकर हिमाचल में एंटर करती है, तो वो है सतलुज नदी। और सतलुज नदी कौन से पास से निकलकर हिमाचल में आती है? तो यहाँ पर जो पास आता है हम उसे शिपकिला पास बोलते हैं। ठीक है, शिपकिला पास से निकल के सतलुज नदी एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर किस किस से लगता है? आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर लद्दाख से लगता है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। इधर यानी कि नॉर्थ और वेस्ट में जम्मू कश्मीर से, नॉर्थ और ईस्ट में लद्दाख में, फिर वेस्ट में, एकदम वेस्ट में पंजाब से, और साउथ में उत्तराखंड से बॉर्डर लगता है। और इधर अगर आप देखें साउथ वेस्ट में तो हरियाणा से भी बॉर्डर लगता है। तो इन सब का बॉर्डर हिमाचल प्रदेश से लगता है। अब ये जो बल्क ड्रग पार्क है इनके बारे में आपको क्या क्या जानना है? लोकेशन हो गया, लोकेशन हिमाचल में हो गया ऊना। कौन सा मिनिस्ट्री है जो इन्हें बना रहा है? तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। देखिए यहाँ पे ड्रग का मतलब क्या है? ड्रग का मतलब है दवाइयाँ यानी मेडिसिन। तो यहाँ पे मेडिसिन बनाई जाएंगी, खास तौर पे जो एपीआई होते हैं वो बनाए जाएंगे। अब एपीआई क्या होते हैं? एपीआई मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे मान लो आपने डोलो दवाई खाई, डोलो तो दवाई का नाम है, इसी तरह से आप क्रोसिन खा सकते हैं, तो ये तो ट्रेड नेम हो गए। ठीक है, लेकिन इनमें जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो है पैरासीटामोल। तो असल में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है वही काम करता है। तो पैरासीटामोल सॉल्ट काम करता है और उसको कई नामों से आप बेच सकते हैं। तो एपीआईज बनाए जाएंगे यहाँ बल्क ड्रग पार्क में। और भारत में जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के अंडर आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। वो बात अलग है कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के जो मंत्री हैं हमारे और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो इस समय सेम हैं, जिनका नाम है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया इस समय हमारे मिनिस्टर हैं केमिकल फर्टिलाइजर के भी और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ भी।
तो इसका विजन क्या है बल्क ड्रग पार्क का? इसका विजन ये है कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया जाए, सेल्फ रिलायंट बनाया जाए फार्मा सेक्टर में। अब बल्क ड्रग पार्क बनाने में जो खर्चा आएगा वो 70% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 30% खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देगी। इज दैट क्लियर? 70% सेंट्रल गवर्नमेंट और 30% स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर कोई हिली स्टेट है, और हिमाचल एक हिली स्टेट है, पर्वतीय राज्य है, तो यहाँ पर 90% खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और सिर्फ 10% खर्चा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। यानी कि जो गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं यहाँ पर 70% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, लेकिन हिमाचल में 90% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, जो ऊना में बल्क ड्रग पार्क बन रहा है उसके लिए। अब ये बल्क ड्रग पार्क ऊना में कहाँ बन रहा है? तो हरोली तहसील में बन रहा है। अगर आप थोड़ा और डीप जाना चाहते हैं तो हरोली तहसील में बन रहा है, 1402 एकड़ जमीन पर बन रहा है। एक बात याद रखिए, बल्क ड्रग पार्क बनने के लिए जो जमीन है वो एक नॉर्मल राज्य में 1000 एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए और एक हिली राज्य में 700 एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए। तो हिमाचल में 700 एकड़ से ज़्यादा है, ऑब्वियसली 1402 एकड़ में बहुत ही बड़ा बन रहा है। और जैसा मैंने बताया यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, यहाँ पर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है वो बनाए जाएंगे, दवाइयाँ बनाई जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से हिमाचल की कौन सी बेटी है जो मिस अर्थ इंडिया बनी है अभी अभी? ये हमीरपुर से है और इनका नाम है वंशिका परमार। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा समझाने का इसमें है नहीं, बस हमीरपुर से है ये याद रखिए। और हमीरपुर से और कौन है? हमीरपुर से अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ते हैं। तो अनुराग ठाकुर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी हमीरपुर है। और अनुराग ठाकुर किस चीज़ के मंत्री हैं? इनके पास दो मंत्रालय हैं, एक तो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना प्रसारण, और दूसरा है खेल मंत्रालय यानी मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। तो दो दो मंत्रालयों में कैबिनेट मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, एक तो सूचना प्रसारण मंत्रालय में और एक खेल और युवा मामलों के मंत्रालय में। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमीरपुर है और वंशिका परमार भी हमीरपुर से हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है वज्र प्रहार। ये हिमाचल में कहां पर हुआ? ये हिमाचल में हुआ था इस साल 2022 में। तो कहां पे हुआ? धर्मशाला, बकलोह, नादौन या शिमला? कहां पर ये हुआ? तो याद रखिए, जब भी जो एक्सरसाइज होते हैं हिमाचल में, अगर कोई भी एक्सरसाइज होता है तो ये ध्यान रखिए वो हमेशा बकलोह में होता है। बकलोह जो है वो आंसर है। अच्छा, बकलोह कौन से जिले में आता है? बकलोह जो है ये चंबा जिले में आता है और ये एक कैंटोनमेंट टाउन है यानी छावनी है। कैंटोनमेंट को बोलते हैं हिंदी में छावनी। तो छावनी में, यहीं पर कैंटोनमेंट में युद्ध अभ्यास होता है। तो बकलोह एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे युद्ध अभ्यास होते हैं और इस साल 2 युद्ध अभ्यास ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। तो आंसर है इसका बकलोह और बकलोह चंबा में आता है। अब ये जो वज्र प्रहार है ये जो हुआ था अभी अभी, ये कौन सी बार हुआ था? तो ये 13वीं बार हुआ था। ये 13th टाइम है कि भारत और अमेरिका के बीच में जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार हुआ था। 13th टाइम ये हुआ था, 21 दिन तक चला था ये। तो अमेरिका और इंडिया के बीच में और कौन सा एक्सरसाइज होता है? एक हुआ था अभ्यास, ये कोस्ट गार्ड करता है। तो इंडिया और अमेरिका के कोस्ट गार्ड के बीच में अभ्यास नाम का एक्सरसाइज हुआ था, ये चेन्नई में हुआ था। और एक होता है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज भी इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। ये कहाँ हुआ था? ये औली में हुआ था, जो उत्तराखंड में हिल स्टेशन है औली, यहाँ पर हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बकलोह में एक और एक्सरसाइज हुआ है इस साल यानी 2022 में। कहाँ पे हुआ है और कौन सा? तो बकलोह चंबा जिले में है। यहाँ पर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ था। ये 25 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को खत्म हुआ था, यानी लगभग 11 दिनों तक ये चला था। राइट, ये भी बकलोह में हुआ था और इसको कई बार हम खंजर भी बोलते हैं। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो स्पेशल एक्सरसाइज होता है कई बार हम इसे खंजर भी बोलते हैं। तो ये बकलोह में हुआ था और ये 2022 में कब से कब? 25 मार्च से 6 अप्रैल को हुआ था। तो 2 एक्सरसाइज हैं जो हिमाचल में हुए हैं बकलोह में। एक का नाम है वज्र प्रहार और दूसरे का नाम है खंजर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी भारतीय जल विद्युत निगम, एनएचपीसी जो कंपनी है, इसने हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ एक 500 मेगावाट का डूगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक एग्रीमेंट किया है, पैक्ट किया है। ये चंबा में बनेगा। आपको बताना है ये कौन सी नदी पे बनेगा। देखो, जो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं इनसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, राइट। इन क्वेश्चंस को आप एस्केप नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर?
बाय द वे मुझे एक चीज़ याद आ गई, क्योंकि मैं हमीरपुर बता रहा था ना आपको यहाँ पर, क्योंकि वंशिका परमार हमीरपुर से हैं। हमीरपुर में एक मंदिर है बहुत फेमस जिसको बोलते हैं तौनी देवी मंदिर। तो तौनी देवी टेम्पल, जिनको दुर्गा माता की बहन कहा जाता है, ये हमीरपुर में है। तो अचानक मुझे याद आ गया क्योंकि एक बार मैंने किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखा था। चलिए आगे, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो 500 मेगावाट डूगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये चंबा में बनेगा और ये चेनाब नदी पे बनेगा। और मैं यहाँ पे बता दूं, जब भी आप कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसमें हम डैम बनाते हैं, या तो हम उसमें डैम बनाते हैं या वो एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होता है। रन ऑफ द रिवर मतलब ये होता है हम उसमें पानी को स्टोर नहीं करते कहीं पर, बस एक स्टेप दे देते हैं, ठीक है, जिससे पानी जो है वो कहीं से गिरे, और जब वो गिरता है तो ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी हम कन्वर्ट कर लेते हैं पानी की इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यही पर्पज होता है डैम बनाने का। इसके दो फायदे होते हैं डैम बनाने के, एक तो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और दूसरा क्योंकि पानी को हम स्टोर कर लेते हैं तो फ्लड्स नहीं आते, ठीक है, फ्लड्स नहीं आते। तो ये दो सबसे बड़े फायदे होते हैं डैम बनाने के। अब जो ये नदी है चेनाब नदी, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी है। ये इंडस में जाकर मिल जाती है। इंडस नदी की जो 5 सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हैं उनमें चेनाब, रावी, ब्यास, झेलम और सतलुज, ये 5 नदियां हैं। और इन्हीं 5 नदियों के नाम पे हम पंजाब को पंजाब बोलते हैं, यानी 5 नदियों का राज्य। तो ये क्लियर है आपको चेनाब। और चेनाब नदी जो है वो 2 नदियों के मिलने से बनती है। एक नदी है चंद्र नदी और एक नदी है भागा नदी। तो चंद्र नदी और भागा नदी ये दोनों मिलती हैं। अब ये दोनों नदियां कहाँ पे मिलती हैं, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस जगह का नाम है तांदी। ये हिमाचल में है तांदी। तो ये लाहौल स्पीति वहां पर आती है ये जगह तांदी। तो चंद्र नदी और भागा नदी जो है ये तांदी में मिलती हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर योर एग्जाम्स। फिर कई बार ये भी पूछते हैं कि चंद्र नदी जो है वो कहां से निकलती है और भागा नदी कहां से निकलती है। चंद्र नदी निकलती है चंद्रताल से, चंद्रताल जो स्पीति में आता है, और जो भागा नदी है ये निकलती है सूर्यताल से, ठीक है, सूर्यताल से। और फिर ये दोनों नदियां मिल जाती हैं और बनाती हैं चेनाब नदी, और चेनाब नदी फिर जो है वो इंडस में जाकर मिल जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब भी कोई आप डैम याद रखते हैं तो आपको 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, कौन सी नदी पर बन रहा है, दूसरा उसका लोकेशन, और तीसरा वो कितने मेगावाट का है। बस ये 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में जो इस क्वेश्चन इससे डैम से रिलेटेड, नदी कौन सी है, लोकेशन क्या है और कितने मेगावाट का है। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं डूगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो नदी है इसकी चेनाब, लोकेशन है चंबा और मेगावाट है 500। इतना काफी है। और कौन बना रहा है ये नहीं आता एग्जाम में, कि इसको बना कौन रहा है या कौन सी कंपनी बना रही है, ये एग्जाम में नहीं आता। हाँ, अगर फॉरेन कंट्री में बन रहा है तो जरूर आ सकता है, तो जरूर आ सकता है। और चेनाब नदी जो है ना वो डायरेक्टली इंडस में जाकर नहीं मिलती, पहले वो सतलुज में जाकर मिलती है। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं एक चीज, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि चेनाब और सतलुज कहां पर मिलती हैं। तो जहां पर मिलती हैं उसको बोलते हैं उच्च शरीफ, उस जगह को उच्च शरीफ बोलते हैं, या सिर्फ उच्च भी बोल सकते हो। ये बहावलपुर में आती है पाकिस्तान में। ये एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो एरिया है उसकी बात हो रही है। आप बस जगह का नाम याद रख लो, उच्च, UCH। यहाँ पे चेनाब सतलुज में मिलती है, और चेनाब और सतलुज जब मिलती हैं तो उस नदी को बोलते हैं पंजनाद नदी, और पंजनाद नदी फिर जाके इंडस में मिलती है। इज दैट क्लियर? चेनाब नदी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन वो इंडस में डायरेक्टली नहीं मिलती, पहले सतलुज से मिल जाती है उच्च शरीफ में, और मिलके बनाती है पंजनाद नदी, और फिर पंजनाद जो है वो जाके इंडस नदी में मिथानकोट पाकिस्तान में मिल जाती है। और इंडस नदी की जब मैं बात कर रहा हूं तो इंडस नदी कहां से निकलती है? इंडस नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है, कैलाश मानसरोवर के पास से, जहां से सतलुज निकलती है ना, बस उसी के पास से निकलती है इंडस नदी, और उसी के पास से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्रा ये सब तिब्बत से ही निकलती हैं। इज दैट क्लियर? अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। अभी जरूरी नहीं है कि हिमाचल के हैं, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव करे हैं अभी अभी, ठीक है। और इनमें से 4 प्रोजेक्ट हैं जो चेनाब या चेनाब की ट्रिब्यूटरी पे बन रहे हैं। तो एक एक करके देखते हैं। अब यहां पर देखिए, एक प्रोजेक्ट है 540 मेगावाट का जिसका नाम है क्वार, क्वार जल विद्युत परियोजना। ये चेनाब नदी पे बन रहा है, किश्तवाड़ में, जम्मू कश्मीर में। इनफैक्ट किश्तवाड़ में इतने सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ये चारों प्रोजेक्ट किश्तवाड़ में बन रहे हैं, राइट, ये चारों किश्तवाड़ में बन रहे हैं। तो किश्तवाड़ को हम नया हाइड्रो पावर हब बोलने लगे हैं जम्मू कश्मीर का। तो चेनाब नदी पे, ये डायरेक्टली चेनाब नदी पे बन रहा है 540 मेगावाट का क्वार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने ये इनॉग्रेट करा है।
फिर 1000 मेगावाट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकल डुल। ये डायरेक्टली चेनाब पे नहीं बन रहा, ये मरुसूदर नदी पे बन रहा है, और मरुसूदर नदी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। ये भी किश्तवाड़ पे बन रहा है। 624 मेगावाट का कीरू, तो कीरू अलग है, क्वार अलग है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों का जो मेगावाट है वो भी अलग अलग है, कैपेसिटी अलग अलग है। तो कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चेनाब नदी पे बन रहा है किश्तवाड़ में। और 850 मेगावाट का रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी चेनाब नदी पे किश्तवाड़ में बन रहा है। तो 4 में से 3 प्रोजेक्ट तो डायरेक्टली चेनाब पे बन रहे हैं, और 1000 मेगावाट का जो पाकल डुल प्रोजेक्ट है ये डायरेक्टली चेनाब पे नहीं बन रहा, ये मरुसूदर नदी पे बन रहा है, और मरुसूदर जो है फिर वो चेनाब में जाकर मिलती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अभी अभी हिमाचल गए थे, और वहां पर 4 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उन्होंने इनॉग्रेट करे हैं। ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है 111 मेगावाट का सावरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये पब्बर नदी पे बन रहा है। पब्बर नदी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और ये प्रोजेक्ट शिमला में बनेगा। तो जो मैंने आपको 3 चीज बताई थी, लोकेशन, नदी और कितने मेगावाट है, दैट इज गुड एनफ। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइए इनमें। फिर 40 मेगावाट रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट। तो रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट जो है ये गिरी नदी पे बन रहा है, और गिरी नदी भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये सिरमौर में बन रहा है। 210 मेगावाट का लूड़ी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये सतलुज नदी पे बन रहा है, और ये शिमला और कुल्लू के बॉर्डर पर बन रहा है। फिर 66 मेगावाट का धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये ब्यास नदी पे बन रहा है हमीरपुर में, और ये हमीरपुर का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो ये चारों प्रोजेक्ट हिमाचल में सुपर इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनको खुद प्रधानमंत्री मोदी ने या तो इनको इनॉग्रेट करा है या इनका नींव रखा है, यानी कि फाउंडेशन स्टोन रखा है। तो सावरा कुट्टू शिमला में, रेणुका जी डैम सिरमौर में, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये शिमला और कुल्लू के बॉर्डर पर, और धौला सिद्ध ज्वाला जो है ये हमीरपुर में। चारों का आपको कैपेसिटी भी याद रखनी है। और नदी कौन सी है? पब्बर नदी, सावरा कुट्टू, रेणुका जी गिरी, लुहरी सतलुज, और धौला सिद्ध जो है ब्यास नदी पे। और ब्यास नदी भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, सतलुज भी इंडस की जो है वो ट्रिब्यूटरी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइनली बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए। हिमाचल में सिरमौर जो जिला है वहां पर एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन प्रोजेक्ट बन रहा है, राइट। तो उसके लिए 96.3 मिलियन डॉलर का जो लोन है वो कौन दे रहा है, राइट। तो वो कौन दे रहा है ये आपको बताना है कि जो 96.3 मिलियन डॉलर का ये काफ़ी बड़ा लोन है। और चलिए ये बताइए मुझे कि आप ये तो जानते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। अब ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इनमें से क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात कौन सा करता है? तो वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 कहता है कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन सबको मिलना चाहिए। तो ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है सिरमौर में, ये SDG 6 को लेकर बन रहा है, क्लीन वाटर और सैनिटेशन। इसको फंड कौन कर रहा है? तो इसको फंड कर रहा है कौन सा बैंक है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB। और ADB का हेडक्वार्टर मनीला में है। मनीला फिलीपींस की कैपिटल है। और फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। इनको प्यार से बोंग बोंग भी बोलते हैं, बोंग बोंग। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ADB, इसके प्रेसिडेंट कौन है अगर आपसे पूछ लें? देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? ADB में सबसे ज्यादा हिस्सा जापान और US का है, फिर चाइना का है, और फिर इंडिया का है। तो इंडिया 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एशियन डेवलपमेंट बैंक में। और ADB के जो प्रेसिडेंट हैं अभी, उनका नाम है मसात्सुगु असाकावा। मसात्सुगु असाकावा, और ये जापान के व्यक्ति हैं। भारत की सरकार ने 20 ऐसी प्लेसेस हैं इंडिया में जो सिलेक्ट करी हैं, जिनको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग मिलेगा, यानी कि राष्ट्रीय महत्व का स्मारक। इन 20 में से हिमाचल में एक ही जगह है, वो कौन सी है, राइट। तो इंडिया में, पूरे इंडिया में ध्यान रखिए 20 प्लेसेस ऐसी हैं जिनको ये टैग मिलेगा कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस की जो प्लेसेस हैं वो बन सकती हैं। इज दैट क्लियर? और इनमें बस एक ही है जो हिमाचल से है, और वो है कालेश्वर महादेव टेम्पल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कालेश्वर महादेव टेम्पल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। अच्छा, ये कौन सी नदी के किनारे है ये टेम्पल, और कहाँ पर है? तो ये टेम्पल जो है ये ब्यास नदी के किनारे है, और ये कांगड़ा जिले में आता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया जाएगा, यानी राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक है वो डिक्लेयर किया जाएगा।
ये बहुत पुराना टेम्पल है, इसको महारुद्र टेम्पल भी बोलते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो 450 साल पुराना है। और ये जो टेम्पल है टिपिकल शिखर स्टाइल में बना है। जो हमारे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल होते हैं, शिखर आर्किटेक्चर जो होता है उसी स्टाइल में ये बना है। और यहाँ पे शिवलिंग जो है, कई बार ये भी बोला जाता है कि वो अर्ध नारीश्वर है, यानी कि वहाँ पे आधा शिव और आधा पार्वती है। वो शिवलिंग जो रिप्रेजेंट करता है अर्ध अर्ध नारीश्वर भी उसे कई बार हम बोलते हैं। तो काफ़ी बड़ा, काफ़ी फेमस टेम्पल है। बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। और बस आप ध्यान रख लीजिए कि कांगड़ा में ब्यास नदी के किनारे ये है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अभी अभी एक कानून पास हुआ है, फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल आया है अभी अभी। फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल, इसको इंट्रोड्यूस किया था किरण रिजिजू ने, जो हमारे कानून मंत्री हैं। और किरण रिजिजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? अरुणाचल वेस्ट। ये अरुणाचल वेस्ट से लोकसभा सांसद हैं। तो हिमाचल और कौन सा राज्य है जहां पर फैमिली कोर्ट सेटअप किए जाएंगे? देखो, हिमाचल में वैसे तो ऑलरेडी फैमिली कोर्ट हैं, और हिमाचल में फैमिली कोर्ट्स कहां पर हैं? तो देखो, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले, ये जो फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल आया है, ये कौन से पुराने कानून को अमेंड करेगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। तो ये अमेंड करेगा फैमिली कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1984। तो ये पुराना कानून है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984, उसको अमेंड करेगा। अब ये फैमिली कोर्ट होते क्या हैं? फैमिली कोर्ट ये होते हैं जहां पे पारिवारिक जो मतभेद होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट, उनको सेटल किया जाता है, उनको सुलझाया जाता है, उनको बोलते हैं फैमिली कोर्ट। और हिमाचल में फैमिली कोर्ट कब बने? तो हिमाचल में अभी 3 फैमिली कोर्ट हैं। और ये कब बने थे? ये बने थे 15 फरवरी 2019 को। 15 फरवरी 2019 में हिमाचल में 3 फैमिली कोर्ट बने थे। कहाँ पे हैं? तो एक है शिमला में, एक है धर्मशाला में, और एक है मंडी में। शिमला, धर्मशाला और मंडी, इन 3 जगह पर हिमाचल में फैमिली कोर्ट बने थे 15 फरवरी 2019 को। अब इनको एक जिसे बोलते हैं एक्ट के थ्रू, यानी स्टैट्यूटरी पावर दी गई है। बस इतना किया गया है। वरना ऐसा नहीं है कि हिमाचल में पहले फैमिली कोर्ट नहीं थे, फैमिली कोर्ट थे, बस उन्हें स्टैट्यूटरी पावर नहीं थी। स्टैट्यूटरी मतलब जब किसी एक्ट के थ्रू पावर मिलती है किसी भी चीज को, तो उसको स्टैट्यूटरी पावर बोलते हैं। तो आंसर इसका क्या है? हिमाचल के अलावा फैमिली कोर्ट किस जगह के और हैं? तो आंसर है नागालैंड। हिमाचल और नागालैंड के जो हैं बच गए थे, इनको कवर नहीं किया गया था, क्योंकि नागालैंड में भी बाद में बने थे एक्ट। जो है नागालैंड में कब बने थे? 2008 में। तो हिमाचल और नागालैंड में जो बने थे, इनको स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया था पहले, लेकिन फिर फाइनली अब दे दिया गया है रेट्रोस्पेक्टिवली। तो हिमाचल में 3 फैमिली कोर्ट हैं, शिमला, धर्मशाला और मंडी। नाइस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा ट्राइब है हिमाचल का जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया है? शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। किसको डिक्लेयर किया है? तो आपके ऑप्शन है हट्टी, गड्डी, गुज्जर या किन्नर्स या किन्नौर जिन्हें बोलते हैं। तो आंसर है हट्टी ट्राइब। और शेड्यूल्ड ट्राइब बनने का फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा है आपको रिजर्वेशन मिल जाती है, एसटी रिजर्वेशन। दूसरा फायदा यह है कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, वो जो भी पॉलिसीज या स्कीम चलाता है एसटीज के लिए, उसका लाभ मिल जाता है। तो ये फायदे होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब बनने के। तो हिमाचल का जो हट्टी ट्राइब है, उसको अभी अभी एक शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल गया है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या सिर्फ हट्टी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला है या किसी और को भी मिला है? तो छत्तीसगढ़ का भी एक ट्राइब है जिसको बोलते हैं बिंझिया, इसे भी एसटी डिक्लेयर किए गए हैं अभी। फिर तमिलनाडु के 2 ट्राइब हैं, एक का नाम है नारी कोरावन और एक का नाम है कुरी विक्करन। ये हंटर्स हैं, मेनली ये शिकारी हैं, ये ट्राइब्स हंटिंग करते हैं आज भी। तो इनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला है। इसके अलावा जो कर्नाटक है, वहाँ का एक ट्राइब है जिसे बोलते हैं कडू कुरुबा को हम बेट्टा कुरुबा भी बोलते हैं, बेट्टा कुरुबा, इसे भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला है। तो सिर्फ हट्टी ट्राइब ही नहीं है, बल्कि और भी ट्राइब्स हैं जिन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया है। तो इसमें कौन कौन से और हैं जो आपको याद रखने हैं? बिंझिया है छत्तीसगढ़ का, और नरी कोरावन और कुरी विक्करन है तमिलनाडु के, और फाइनली बेट्टा कुरुबा है कर्नाटका का। अब ये जो हट्टी ट्राइब है, इनके बारे में जानते हैं। देखो, हट्टी जो ट्राइब हैं, इनको हट्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने घरों के बाहर सब्जियां वगैरह उगाते हैं और फिर उन्हें जो लोकल मार्केट होते हैं, जिन्हें हाट्स कहा जाता है, उसमें जाके सेल कर देते हैं।
तो इसीलिए इन्हें हट्टी कहा जाता है। ठीक है, दैट इज द रीजन। अब दूसरी बात यह है कि हट्टी ट्राइब कहाँ पर रहती है। तो हट्टी ट्राइब दो जगह पे रहती है, एक उत्तराखंड और एक हिमाचल। हिमाचल में कहाँ रहती है? हिमाचल में जो रहती है ये ट्रांसगिरी रीजन, ट्रांसगिरी रीजन बोलते हैं जिसे, ये सिरमौर में आता है। तो ये मेनली एक ही जगह पर रहती है हिमाचल में हट्टी ट्राइब, और वो है सिरमौर। उत्तराखंड में कहाँ रहती है ये? उत्तराखंड में एक जगह है जिसको बोलते हैं जॉन सरी बवार। तो जॉन सर बवार, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, जॉन सार बवार। तो ये उत्तराखंड में जौनसार बवार नाम का जो एरिया है वहां पर रहते हैं, और इन्हें ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब, जो उत्तराखंड वाले हैं हट्टी हैं, इन्हें ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला था, लेकिन हिमाचल वालों को नहीं मिला था। अब जो हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी, ट्रांसगिरी मतलब यहाँ पे गिरी नदी जो है वो फ्लो करती है, आप जानते हैं उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पे फ्लो करती है गिरी नदी, और गिरी जो नदी है यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो सिरमौर में हट्टी ट्राइब जो रहती है उसे शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा अभी अभी मिला है। इज दैट क्लियर? और हट्टी ट्राइब के बारे में और क्या चीज़ें जानने वाली हैं? तो ये मेनली वेजिटेबल ग्रोअर हैं, वेजिटेबल ग्रो करते हैं। उसके अलावा ये क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं। क्रॉप मतलब राइस, व्हीट वगैरह। वेजिटेबल और फ्रूट्स को जब ग्रो करते हैं तो उसे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, तो ये हॉर्टिकल्चर करते हैं मेनली। बाकी ये मीट भी जो है यानी डेयरी फार्मिंग और जो एनिमल फार्मिंग है वो भी करते हैं। और ये वूल यानी भेड़ वगैरह पालना वूल के लिए, और उनको लोकल जो मार्केट होती है हाट, उसमें जाके ये सेल कर आते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? और एक टॉन्स नदी आपने सुनी होगी, जो टॉन्स नदी है वो भी बॉर्डर बनाती है हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में। इज दैट अंडरस्टूड? गिरी और टॉन्स दोनों एक इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हट्टीज जो हैं इनकी पंचायत होती है जिसको कहा जाता है खुम्बली। खुम्बली, जैसे आपने हरियाणा में सुनी होगी खाप पंचायत होती है, वैसे ही हट्टीज की जो अपनी खुद की पंचायत होती है वो उन्हें खुम्बली कहा जाता है। और अगर मैं हिमाचल में ट्राइब्स के बारे में आपको बताऊं तो ये ऑफिशियल डेटा है सरकार का। जब सेंसस हुआ था 2011 का, तो हिमाचल प्रदेश में टोटल जो पॉपुलेशन है वो थी 68 लाख, 68.6 लाख, और उसमें से ट्राइबल पॉपुलेशन थी 3,92,000। ये सेंसस 2011 के हिसाब से, यानी 5.71% पॉपुलेशन जो हिमाचल की है वो ट्राइबल है। तो हिमाचल के मेन ट्राइब्स कौन से हैं? हिमाचल के मेन ट्राइब हैं जो सबसे ज्यादा हैं, देखिए वो हैं गड्डी। ठीक है, गड्डी ऑलमोस्ट 40 to 45% पॉपुलेशन जो है इसमें से वो गड्डीज की है। तो हिमाचल में अगर पूछें कि सबसे ज्यादा जो ट्राइब हैं वो कौन सी हैं, तो आंसर हो जाएगा गड्डी ट्राइब। एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो 45.4% एसटी पॉपुलेशन जो थी, 3.92 लाख में से 1.78 लाख जो पॉपुलेशन थी वो गड्डीज की थी। इज दैट अंडरस्टूड? तो गड्डी ट्राइब जो है वो धौलाधार रेंज के दोनों तरफ रहती हैं, और काफ़ी सारी जगह पे रहती हैं गड्डी ट्राइब। काफ़ी रिच हिस्ट्री है, भगवान शिव की पूजा करते हैं गड्डी ट्राइब के लोग, लाइव स्टॉक फार्मिंग वगैरह ये सब करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। इसके अलावा गुज्जर ट्राइब जो है वो भी काफ़ी है, ऑलमोस्ट 23%। और गुज्जर जो है ये हिंदूज भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं, दोनों हैं ये, राइट। तो 23.6% जो यहाँ पे हिमाचल में ट्राइब है वो गुज्जर है। तो इसके अलावा जो किन्नौर में रहते हैं जिन्हें किन्नर या कन्नौर भी बोलते हैं, लाहौल स्पीति में जो रहते हैं जिन्हें लाहौला बोलते हैं, पंगवाल जो ट्राइब है, और बहुत या भूतिया ट्राइब भी जिन्हें बोलते हैं वो भी यहाँ पर रहती है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो हिमाचल में रहते हैं। बहुत ट्राइब भूतिया जिन्हें कहते हैं, गड्डी, गुज्जर और स्वांगला, तो ये सब ट्राइब यहाँ पे। और अब हट्टी भी आपको याद रखना है, हट्टी भी एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का पहला राज्य बना, क्या करने वाला, जिसने अपनी सभी जो कमर्शियल व्हीकल हैं, कमर्शियल व्हीकल जो हैं, रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल का मतलब होता है जो आप गाड़ी किराए पर हायर करते हैं, जैसे टैक्सी होती है या ट्रक होते हैं, वो सब कमर्शियल व्हीकल में आ जाते हैं। तो कमर्शियल व्हीकल जो हैं उन पे व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ जोड़ दिया है। कहने का मतलब ये है, एक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगा होता है गाड़ी पे, जिससे आपको पता चलता रहता है रियल टाइम में कि वो व्हीकल कहाँ पे पहुंची है। अब उसमें इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम भी लगा दिया है। तो यहाँ पे एक पैनिक बटन होगा, जैसे ही आप उस पैनिक बटन को दबाएंगे ऑटोमेटिकली 112 यानी इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम एक्टिवेट हो जाएगी। तो पुलिस कंट्रोल कमांड सेंटर तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा और पुलिस वहां पे पहुंच जाएगी। तो हिमाचल ऐसा करने वाला पहला भारत का राज्य है जहां पे जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस है, देखो VLTD तो बहुत राज्यों ने लगाया हुआ है व्हीकल पे, लेकिन इसको इमरजेंसी
रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ जोड़ने वाला पहला जो राज्य है वो है हिमाचल। और ये अनाउंस किया था जयराम ठाकुर ने, एक जगह है पीटर हॉफ जो शिमला में है, वहां पर इन्होंने अनाउंस किया था। एक प्लांट है जिसको बोलते हैं ब्रैकिस्टेल्मा एटीनुएटम। ये ऐसा माना जा रहा था एक्सटिंक्ट है, लेकिन 188 साल के बाद ये फिर से हिमाचल में देखा गया। कहां पर? हमीरपुर और मंडी में। तो ये जो प्लांट है ओरिजिनली 1835 में डिस्कवर किया था, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम था जॉन फॉब्स रॉयल और रॉबर्ट वाइट। इन्होंने डूंगी विलेज जो आज हमीरपुर में आता है उसमें इसको डिस्कवर किया था। फिर ऐसा माना जा रहा था कि ये खत्म हो गया है, लेकिन 188 ईयर्स के बाद ये हिमाचल में दोबारा देखा गया, हमीरपुर और मंडी में। इसका नाम है ब्रैकिस्टेल्मा एटीनुएटम। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने कौन सी योजना शुरू करी है जिसमें जो महिलाएं हैं, वुमेन हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट बसेस में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी अगर टिकट का दाम 200 है तो वो 100 रुपये इन्हें भरना होगा। 50% ऑफ मिलेगा महिलाओं को अगर वो सरकारी बसों का इस्तेमाल करती हैं तो उसमें। ठीक है, तो हिमाचल की जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बसें हैं HSTC, तो उसमें इन्हें 50% ऑफ मिलेगा। इसका नाम है नारी को नमन योजना। नारी को नमन। तो इसमें क्या क्या चीजें याद रखने वाली हैं? सबसे पहले तो ये योजना कब लॉन्च हुई, किस दिन? तो 30 जून को लॉन्च हुई थी, 30 जून 2022 को। कहां से लॉन्च हुई? गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला। ठीक है, खुद जो जयराम ठाकुर है उन्होंने लॉन्च की। गवर्नमेंट कॉलेज में फंक्शन हुआ था यहाँ के ऑडिटोरियम में धर्मशाला में, 30 जून को वहां से लॉन्च की। और जो सीमा ठाकुर हैं, सीमा ठाकुर ने खुद उन्हें बिठाकर ऑडिटोरियम में ड्रॉप किया था। तो और सीमा ठाकुर कौन है? ये पहली वुमेन बस ड्राइवर है हिमाचल से। पहली वुमेन है जो बस ड्राइवर है हिमाचल से, सीमा ठाकुर। इसके अलावा आपको बता दूं कि हिमाचल की सरकार ने एक योजना चलाई हुई है जिसका नाम है राइड विद प्राइड। राइड विद प्राइड टैक्सी क्या होती हैं? ये वो टैक्सी होती हैं जो सिर्फ वुमेन और सीनियर सिटीजन को कैरी करती हैं। राइट, तो वुमेन और सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल टैक्सी चलती हैं हिमाचल में जिसका नाम है राइड विद प्राइड। और इसमें कितना खर्चा करेगी नारी को नमन योजना में? इसमें 60 करोड़ का खर्चा करेगी हिमाचल की सरकार। और लगभग 1.25 लाख महिलाएं हैं जो रोज हिमाचल में सरकारी बस जो है उनसे ट्रेवल करती हैं, तो उनको फायदा होगा इससे। 50% ऑफ मिलेगा उन्हें टिकट्स के ऊपर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अभी अभी शिमला के पास एक जगह है शोगी, यहां पर एक बाइकर्स कैफे बना है। तो ये किसने सेटअप किया है? बाइकर्स कैफे। देखो बाइकर्स कैफे जो है, यहां पर बाइकर्स के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। यहाँ पर बाइकर्स को जो भी चीज़ें चाहिए, ऑयल चाहिए, हेलमेट चाहिए, उन्हें चश्मे चाहिए, गियर चाहिए, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। खाने पीने के लिए भी यहाँ पे चीज़ें होंगी। तो ये बाइकर्स कैफ़े इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सेटअप किया है शोगी शिमला में। आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन इन पुलिस हुआ। ये कहां पर हुआ? यानी वो महिलाएं जो पुलिस में हैं उनके लिए जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये 10वीं बार हुआ था। अभी अभी आपको ये बताना है कि ये कहां पे हुआ। तो इसका आयोजन जो है अभी अभी वो किया गया था शिमला में। तो इसका आंसर है शिमला। शिमला में हुआ था। और इसके बारे में और भी चीजें जान लेते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया? इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन नित्यानंद राय ने किया था, जो हमारे गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है यानी कि राज्य मंत्री, वो कैबिनेट रैंक के मंत्री को रिपोर्ट करता है। तो नित्यानंद राय अमित शाह को रिपोर्ट करेंगे, जो कि कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं गृह मंत्रालय में। और ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किसने किया था? ये हमारे गृह मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPRD के साथ मिलकर ये आयोजित किया था। इसका पर्पज ये था कि महिला पुलिस ऑफिसर जो है उन्हें एनकरेज किया जाए। और आपको बता दूं हिमाचल पुलिस में 13% वुमेन है। हिमाचल पुलिस में कितने परसेंटेज वुमेन है? 13%। राइट, और हिमाचल में जो वुमेन है उनके लिए कितना कोटा है पुलिस में? अब वो बढ़ा दिया है, 25% कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश में पुलिस रिक्रूटमेंट में 25% कोटा है वुमेन के लिए। अब बात करते हैं कामधेनु हितकारी मंच। इसको गोपाल रत्न अवार्ड मिला है। गोपाल रत्न अवार्ड मिलता है भारत के बेस्ट मिल्क कोऑपरेटिव को, यानी दूध से रिलेटेड जो सहकारी संगठन है। कामधेनु हितकारी मंच को अमूल वगैरह जो दूसरे, नंदिनी जो कर्नाटक में है, अमूल जो गुजरात में है मेनली, वैसे तो अमूल पूरे इंडिया में ही हो गया है, तो इन सबसे भी ज्यादा वेटेज दिया गया। तो कामधेनु हितकारी मंच कहाँ पे है? बिलासपुर में एक जगह है नामहोल, यहां पर है ये। तो कामधेनु हितकारी मंच को गोपाल रत्न अवार्ड मिला है। किसने दिया? ये हमारे पशुपालन, डेयरी और मछली पालन मंत्रालय ने दिया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज। इसके हमारे जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला।
पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने ये अवार्ड दिया, यानी पूरे इंडिया का बेस्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये कामधेनु हितकारी मंच। हिमाचल प्रदेश जो है भारत का पहला धूम्र मुक्त यानी स्मोक फ्री स्टेट बन गया है। स्मोक फ्री मतलब ये है यहाँ पे कोई भी चूल्हे से रोटी नहीं बनाएगा। अब हिमाचल में सब लोग जो हैं उनको एलपीजी सिलेंडर दे दिया गया है, कंप्लीट कवरेज हो गया है। तो दो योजनाएं चल रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, और हिमाचल गवर्नमेंट की योजना है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.38 लाख फ्री डोमेस्टिक कनेक्शन दिए गए थे प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत, और वो महिलाएं जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लिए एलिजिबल नहीं हैं उनको गृहिणी सुविधा योजना के तहत 3.23 लाख फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए गए। इज दैट अंडरस्टूड? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई को लॉन्च की थी 2016 प्रधानमंत्री मोदी ने बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से। ये गंगा नदी के किनारे है, एकदम जो यूपी है उसके ईस्ट में आता है, पूर्व में आता है बलिया जिला। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना ये 26 मई 2018 को लॉन्च किया गया था हिमाचल प्रदेश में, जिससे वो परिवार जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लिए एलिजिबल नहीं है उनको हम गैस कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दे सके। हिमाचल प्रदेश में आज़ादी से अंत्योदय तक जो अभियान चल रहा है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं? याद रखिए हिमाचल का बस एक ही जिला है जो सिलेक्ट किया गया है और वो है कांगड़ा, और यहां से थे बाबा कांशी राम। इज दैट अंडरस्टूड? तो कौन थे यहां से? यहां से थे बाबा कांशी राम। और बाबा कांशी राम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। पहले ये आपको पता होना चाहिए कि बाबा कांशी राम कौन थे, और इन्हें हम पहाड़ी गांधी बोलते थे। ठीक है, पहाड़ी गांधी इनका एक नाम था, पहाड़ी गांधी। और पहाड़ी गांधी जो नाम है वो इन्हें किसने दिया था ये जानते हैं? बाबा कांशीराम को जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ये कांगड़ा से थे और 1937 में इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ी गांधी बुलाया था। तो इनकी डेथ हुई थी ऊना में और इनका जन्म हुआ था कांगड़ा में। ये फ्रीडम फाइटर थे। और एक चीज और, ये हमेशा काले रंग के कपड़े पहनते थे, क्योंकि जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को, तब इन्होंने डिसाइड किया था कि जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हो जाएगा ये काले कपड़े पहनेंगे। तो इसीलिए इन्हें प्यार से सियापोश जर्नैल बुलाते थे। सियापोश जर्नैल। सियापोश जर्नैल का मतलब होता है द ब्लैक जनरल। द ब्लैक जनरल, क्योंकि हमेशा काले रंग के कपड़े पहनते थे। बाबा कांशीराम का जन्म 1882 में हुआ था। ठीक है, हिमाचल के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे बाबा कांशीराम। अब मैं आपको यह बताता हूं कि ये कैंपेन क्या है, आज़ादी से अंत्योदय तक। ये कैंपेन चलाया है हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कैंपेन किसने चलाया, आज़ादी से अंत्योदय तक। और ये कैंपेन 90 दिन तक चला। ठीक है, 90 दिन तक चला था आज़ादी से अंत्योदय तक। और इसमें इंडिया के 99 फ्रीडम फाइटर्स टोटल, ये 75 डिस्ट्रिक्ट से थे टोटल, किसी डिस्ट्रिक्ट से एक से ज्यादा भी थे, तो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट से 99 फ्रीडम फाइटर्स हैं। हमें इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत करना था। ठीक है, हमें मजबूत करना था, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें मजबूत करना था। वो इसीलिए क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये फ्रीडम फाइटर के रहे हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम वहां पर सारी जो सुविधाएं हैं वो दें। तो ये कैंपेन था आज़ादी से अंत्योदय तक। ये 90 दिन तक चला था। ये अप्रैल में लॉन्च हुआ था और ये 90 दिन तक उसके बाद चला था। तो 75 इसलिए डिस्ट्रिक्ट क्योंकि ये हमारी 75th एनिवर्सरी थी हमारी इंडिपेंडेंस की। तो इन 75 डिस्ट्रिक्ट में से एक हिमाचल का था और वो था कांगड़ा। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। 5 अक्टूबर को जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एम्स का इनॉग्रेशन किया है हिमाचल में। कहां पर किया है? तो देखिए, जो एम्स बना है वो बिलासपुर में बना है। और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत में जो एम्स बन रहे हैं तो कितने बन रहे हैं? तो टोटल जो हमारा प्लान है वो 22 का है। मैं आपको मैप में दिखाता हूं। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो एम्स बन रहे हैं ये कौन सी योजना के तहत बन रहे हैं? तो इस योजना को बोलते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत भारत में एम्स बन रहे हैं और इस योजना को चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
अब इनमें कुछ एम्स ऐसे हैं जो शुरू हो गए हैं, पूरी तरह फंक्शनल हैं, कुछ ऐसे हैं जहां पे एमबीबीएस क्लासेस और ओपीडी स्टार्ट हो गया है, कुछ ऐसे हैं जहां पे सिर्फ एमबीबीएस क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है। तो आप देख सकते हैं बिलासपुर वाला इस कैटेगरी में है, यानी यहाँ पर एमबीबीएस क्लासेस और ओपीडी सेवाएं स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन पूरी तरह से फंक्शनल अभी नहीं हुआ है। तो बिलासपुर में एम्स बनेगा। टोटल इंडिया में अलग अलग जगह पर 22 एम्स बनेंगे और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो आंसर है इसका बिलासपुर। और इसको बनाने में खर्चा हुआ है 1471 करोड़ रुपए। राइट, बिलासपुर कहाँ पर है? तो आप यहाँ मैप देखिए, वेस्ट में जो है वो बिलासपुर है, साउथ वेस्ट में पड़ता है हिमाचल के बिलासपुर, और बिलासपुर का बॉर्डर यहाँ पंजाब से लगता है। तो इसको बनाने में 1471 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। और यहाँ पे ओपीडी स्टार्ट हो गई थी 5 दिसंबर 2021 से। 5 दिसंबर 2021 से ही यहाँ पे ओपीडी स्टार्ट हो गई थी। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए तो और भी प्रोजेक्ट हैं जिनका इनॉग्रेशन किया है, तो उनमें बता देता हूं। जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं वही बताऊंगा जो एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। एक रोड है पिंजौर से नालागढ़। पिंजौर से नालागढ़, पिंजौर जो है ये हिमाचल के पड़ोसी राज्य हरियाणा में लगता है पिंजौर। तो पिंजौर से नालागढ़, नालागढ़ जो है ये सोलन में है। तो पिंजौर से नालागढ़ NH 105, इसकी 4 लेनिंग की जा रही है। ये 31 किलोमीटर का रोड है। इसमें खर्चा होगा लगभग 1690 करोड़ रुपए। एग्जैक्ट अमाउंट है 1692, बट ठीक है, ये अमाउंट आपको याद नहीं रखने, ये एग्जाम में नहीं आते हैं। तो इस रोड को बनने से हरियाणा और हिमाचल के बीच में जो ट्रैफिक है वो उसमें काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ट्रैफिक काफ़ी मैनेजेबल हो जाएगा। ठीक है, और इसका 18 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो हिमाचल में है, और बाकी जो 13 किलोमीटर है वो इसमें हरियाणा में पड़ता है। अब एक मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है नालागढ़ सोलन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो कहाँ बन रहा है। और मेडिकल डिवाइस पार्क को बल्क ड्रग पार्क से कंफ्यूज मत करना। बल्क ड्रग पार्क जो है वो हिमाचल में ऊना में बन रहा है। पूरे इंडिया में 3 जगह पे बन रहा है बल्क ड्रग पार्क, ऊना, ईस्ट गोदावरी, और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, और भरूच जो गुजरात में है। तो मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो नालागढ़ में बन रहा है, उसकी नींव रखी प्रधानमंत्री मोदी ने। इसमें खर्चा आएगा 350 करोड़ रुपए। उसके बाद एक गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है बांडला। बांडला गांव जो है ये बिलासपुर में है। गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें 140 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। और ये पैसा किसने दिया है? ये पैसा NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, और NTPC ने मिलकर दिया है। यानी इस प्रोजेक्ट का वित्त पोषण NHPC और NTPC ने मिलकर किया है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक और सिविल इंजीनियरिंग के जो विद्यार्थी हैं वो हाइड्रो जो पावर है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग लेंगे। तो जब हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, और हमने देखा हिमाचल में बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो उसके लिए मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर हमें मिलेगी। तो गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ये पहला है इंडिया का, और ये बांडला बिलासपुर में सेटअप किया गया है। अगले सवाल पे आते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गांधी जयंती के दिन कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया कांगड़ा जिले में, जिससे जो पुलिस है उसके लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना और इन्वेस्टिगेट करना आसान हो जाएगा। तो याद रखिए, इस ऐप का नाम है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा नाम का जो ऐप है वो हिमाचल की पुलिस ने लॉन्च किया है, और अभी ये कांगड़ा में लॉन्च किया गया है ऑन द पायलट बेसिस। अभी अभी भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, उनके जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो मिले। इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये कहां पर हुई थी? कहां पर जो ये लोग हैं मिले थे? तो ये धर्मशाला में मिले थे। धर्मशाला जो है ये भी कांगड़ा जिले में ही आता है, धर्मशाला। तो जितने भी टूरिज्म मिनिस्टर्स हैं वो यहां पर मिले थे। और जो हमारे कैबिनेट रैंक के टूरिज्म मिनिस्टर हैं उनका नाम है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी हमारे टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं। जी किशन रेड्डी हमारे कल्चर मिनिस्टर भी हैं, और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय में भी कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिकंदराबाद, जो कि तेलंगाना में है। तो स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग धर्मशाला में हुई थी। हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को 11 रनों से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली। 11 रन से हराया। और इसमें यह भी पूछ सकते हैं कि कौन सा मेथड यूज हुआ था। तो इसमें डकवर्थ लुइस मेथड यूज नहीं हुआ था, इसमें VJD मेथड यूज हुआ था, जिसे बोलते हैं वी जयदेवन मेथड। तो विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार जीती, और यह ट्रॉफी का फाइनल मैच हुआ था सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में।
विजय हजारे ट्रॉफी 2002-2003 में शुरू हुई थी। इसे रणजी वनडे ट्रॉफी भी बोलते हैं। रणजी ट्रॉफी टेस्ट मैचेस के लिए होती है, लेकिन ये लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में होता है, वनडे मैचेस के लिए होती है, इसलिए इसे रणजी के इक्विवेलेंट वनडे ट्रॉफी बोलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी ये 50 ओवर क्रिकेट में खेली जाती है और इसका नाम भारत के पहले ऐसे कप्तान जिन्होंने हमें टेस्ट मैच में जीत दिलाई थी इंग्लैंड के खिलाफ, विजय हजारे, उनके नाम पे रखा है। तो विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार हिमाचल ने जीती और तमिलनाडु को फाइनल में हराया। अब बात करते हैं अटल सुरंग की। अटल सुरंग को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है। ये सबसे ऊंची टनल है दुनिया की जो 10,000 फीट के ऊपर है, यानी कि सबसे लंबी, सबसे ऊंची नहीं कहूंगा क्योंकि इससे ज्यादा ऊंची भी टनल्स हैं, लेकिन ये ऊंची के साथ साथ लंबी भी है। राइट, तो ये इसकी खास बात है। तो 10,000 फीट, अगर हम एक पहाड़ बनाते हैं तो पहाड़ में अगर 10,000 फीट की ऊंचाई मान लेते हैं इसे, तो 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर ये सबसे लंबी टनल है। ठीक है, इससे ऊंची टनल तो और भी है, लेकिन इससे लंबी कोई भी नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो जो लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर, वो है अटल टनल और इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली 9 फरवरी 2022 को। तो आपको यह बताना है इसकी लेंथ कितनी है। अटल टनल की जो लेंथ है वो है 9.02 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9.02। और अटल टनल के बारे में और आप क्या बता सकते हैं? देखो, अटल टनल जो है बेसिकली ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है 10,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर। ये रोहतांग पास के जो पहाड़ हैं वहां से कट थ्रू करती है। इसकी वजह से जो सोलंग वैली है और जो सिसु है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 46 किलोमीटर कम हो जाता है। राइट, और पहले 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब सिर्फ 15 मिनट में आप सोलंग वैली से सिसु पहुंच सकते हैं। और रोहतांग पास आप जानते हैं, रोहतांग पास जो है वो पीर पंजाल के पहाड़ों में है, हिमालयाज में, पीर पंजाल माउंटेन रेंज में है रोहतांग पास। मनाली लेह हाईवे पे आता है। जब आप मनाली से लेह जाएंगे तो वहीं पर ये सारे पास आते हैं, रोहतांग पास, बारालाचला पास वगैरह। और रोहतांग पास की जो हाइट है वो 3,978 मीटर है। काफ़ी बर्फ़ यहाँ पर रहती है और इस टनल के बनने से मनाली और लेह हाईवे पर काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी रहती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। और ये टनल बनाई किसने है? ये टनल बनाई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी यहाँ पे पूछी है कि लेंथ कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, कई बार ये भी पूछते हैं कि यहाँ पे हो सकता है फीट के बजाय मीटर में दिया हो, तो 3,000 मीटर के ऊपर ये सबसे लंबी टनल है दुनिया की। तो या तो 10,000 फीट बोल लो या 3,000 मीटर बोल लो। अब बात करते हैं एक और चीज की अटल टनल से रिलेटेड। अटल टनल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा है। राइट, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो समाधि स्थल है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सदैव अटल। और उनकी जो डेथ है वो कब हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी की? अटल बिहारी वाजपेयी की जो डेथ है वो 16 अगस्त को हुई थी। इज दैट क्लियर? 16 अगस्त को डेथ हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और इनका जो जन्मदिन होता है 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे यानी उत्तम शासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अटल टनल को आईबीसी की तरफ से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड भी मिला। ठीक है, आईबीसी मतलब इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड 28 अप्रैल 2022 को दिया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को फॉर बिल्डिंग अटल टनल। और एक और टनल और बताता हूं आपको जो बन रही है, लेकिन इसे बीआरओ नहीं बना रहा, इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रहा है। ये है जलोरी टनल। तो ये भी बन रही है अभी हिमाचल में। तो ये 4.2 किलोमीटर लंबी होगी। ये खनग से गयागी के बीच में होगी, जलोरी पास से होकर निकलेगी, इसलिए इसे जलोरी टनल बोलते हैं। और इससे औत लुहड़ी नेशनल हाईवे 305 पे ऑल द ईयर कनेक्टिविटी होगी। तो बेसिकली ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के 2 असेंबलीज को जोड़ेगी, एक बंजर और एक अन्नी। बंजर और अन्नी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कुल्लू, उनको जोड़ेगी। और नेशनल हाईवे का नंबर भी याद रख लो 305। अगर आपको लुहड़ी से कुल्लू जाना है तो आपको जो है 220 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन इस टनल के बनने से वो डिस्टेंस जो है कंसिडरेबली कम हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एक और एमसीक्यू की, चंबा की बात करते हैं। चंबा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में। ये 100वां हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना। तो ये कौन से नंबर का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था जो हर घर जल बना, आपसे ये पूछा है। राइट, देखो भारत में 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं
एक 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें विकास उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है, तो इनको हमें प्रायोरिटी देनी होती है, इनको हमें जो है जो स्कीम्स हैं स्पेशल इनके लिए बनानी होती हैं, और नीति आयोग समय समय पे बहुत सारी स्कीम इनके लिए बनाता है। तो चंबा जो है ओवरऑल तो 16 जिला है। इंडिया में लगभग आप कह सकते हैं 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 100 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा अब हर घर जल हो चुके हैं। तो ये 16 था ओवरऑल, लेकिन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ये 5वां है, तो आंसर है इसका 5वां। ओके, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। इससे पहले सिर्फ 4 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हर घर जल हो चुके हैं। इनमें 3 तो तेलंगाना से हैं, एक तो है भद्राद्री कोठागुडम, एक है जयशंकर भूपलपल्ली, एक है कोमारम भीम आसिफाबाद, और एक है हरियाणा का जिसका नाम है मेवात। तो ये 4 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं जो हर घर जल हुए हैं, और 5वां है चंबा। और भारत का पहला हर घर जल जिला कौन सा था? सर्टिफाइड बुरहानपुर। बुरहानपुर जो है वो मध्य प्रदेश में है। ये भारत का पहला हर घर जल डिस्ट्रिक्ट था। और अगर पूछे भारत का पहला हर घर जल स्टेट कौन सा था, तो आंसर है गोवा। और अगर पूछे भारत का पहला हर घर जल यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो आंसर है दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार जो है वो किरतपुर से मनाली तक जो हाईवे है उसकी 4 लेनिंग कर रही है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। किरतपुर बहुत फेमस जगह है, किरतपुर साहिब है, यहाँ पर गुरुद्वारा है बहुत फेमस, और ये रोपड़ में आता है। जो रूपनगर जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, वहाँ पे है किरतपुर। तो किरतपुर मनाली हाईवे ये सतलुज नदी के ऊपर बन रहा है, और आपको ये बताना है कि ये कौन सा नेशनल हाईवे है, राइट। इससे किरतपुर और मनाली के बीच में जो एग्जिस्टिंग 232 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो कम होकर 195 किलोमीटर रह जाएगा, और 4 लेनिंग की वजह से ट्रैफिक भी मैनेजेबल हो जाएगा। वरना किरतपुर से अगर आप मनाली जाते हैं तो 6-6 घंटे का ट्रैफिक जाम लगता है। तो यहाँ पे देखिए, ये है पंजाब और हिमाचल बॉर्डर पे रूपनगर, और यहाँ पे है ये किरतपुर जगह, और ये जो हाईवे है वो है NH21। तो ये यहाँ से होते हुए फिर नैर चौक, उसके बाद ये कई सारी लोकेशन है इस हाईवे के ऊपर, पंडोह, टकोली, मंडी भी इस पे आएगा, और फाइनली ये पूरा मनाली तक जाएगा, किरतपुर से शुरू होगा। ये है NH21। तो यहाँ पे 4 लेनिंग की जा रही है, और सतलुज नदी के ऊपर बहुत सारे जो ब्रिज हैं वो बन रहे हैं, टनल वगैरह बन रही हैं। तो काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये नितिन गडकरी का। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की सबसे ऊंची टनल जो बना रहे हैं ये शिंकुला पास से होके जाएगी, 16,580 फीट। ये हिमाचल को लद्दाख से कनेक्ट करेगी। तो ये हिमाचल की जो लाहौल वैली है उसको लद्दाख की जंस्कार वैली से कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो अब अटल टनल है या शिंकुला टनल है? देखो, अटल टनल जैसा मैंने बताया, अटल टनल से ऊंची टनल्स भी भारत में बहुत सारी हैं, लेकिन लंबी सबसे ज्यादा अटल टनल है। तो अटल जो टनल है वो लंबी बहुत ज्यादा है, 9.02 किलोमीटर, और ये 3,000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर सबसे लंबी है, या 10,000 फीट बोल लो, उससे ज्यादा ऊंचाई पे सबसे लंबी टनल है। लेकिन अटल टनल से भी ऊंची, इनफैक्ट दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पे टनल बन रही है शिंकुला पास टनल, ये 16,580 फीट, ये भी आपको याद रखना है। तो ये उतनी लंबी नहीं है जितनी अटल टनल है, लेकिन ये इससे ज्यादा ऊंची है। तो शिंकुला टनल होगी 16,580 फीट, और ये हिमाचल के लाहौल वैली को लद्दाख के जंस्कार वैली से जोड़ेगी। अब ये जो टनल बन रही है ये कौन से मिशन के तहत बन रही है? तो इसका नाम है मिशन योजक। हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट है मिशन योजक, और ये 2025 तक बनके तैयार हो जाएगी। जो खेल मंत्रालय है उन्होंने इंडिया का पहला साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माउंटेन टेरेन बाइकिंग के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाया है, और बाईसाइकिल मोटोक्रॉस भी बनाया है। कहां पे बनाया है? तो ये शिमला में सेटअप किया गया है, राइट। शिमला में यहाँ पे आप जो है माउंटेन टेरेन बाइकिंग की ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पे आप बाइकिंग वगैरह सीख सकते हैं। और इंडिया के आप कोई फेमस वो बता सकते हैं मुझे जो साइकिलिंग करते हैं, साइक्लिस्ट बता सकते हैं इंडिया के? साइक्लिस्ट में आपको याद रखना है रोनाल्डो सिंह, ये मणिपुर से हैं, और एक है अंडमान निकोबार से जिनका नाम है देबोरा हेरोल्ड। और नोएडा में एक बुद्ध सर्किट है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, वहां पर अब जो बाइकिंग होती है मोटो जीपी चैंपियनशिप उसकी रेस हुआ करेगी, राइट। तो ये नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में हुआ करेगी। हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसे राष्ट्रपति ने अपने रंग देकर सम्मानित किया, प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला है उसे। तो ये इंडिया की कौन से नंबर की पुलिस है जिसे ये फीट अचीव किया है जिसने? देखो, जो पुलिस है भारत की
वो इससे पहले 7 राज्यों की पुलिस है जिसे प्रेसिडेंट कलर मिल चुका है, तो ये 8th है, तो आंसर है 8th। हिमाचल की जो पुलिस है वो 8th है। और आपको बता दूं, किसी भी यूनिट को, पुलिस यूनिट को मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता है प्रेसिडेंट्स कलर्स। और प्रेसिडेंट कलर जो है अभी आईएनएस वलसूरा ट्रेनिंग सेंटर को भी मिला है। आईएनएस वलसूरा कहाँ है? आईएनएस वलसूरा जामनगर गुजरात में है, उसे भी मिला है। और इवन हरियाणा की पुलिस को भी अभी अभी जो है वो प्रेसिडेंट्स कलर मिला था। और एक हमारा स्क्वाड्रन है जिसे बोलते हैं 22 मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन, 22 मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन, जिसे किलर स्क्वाड्रन बोलते हैं, उसे भी प्रेसिडेंट्स कलर मिला था। तो हिमाचल की पुलिस 8th पुलिस है जिसे ये अवार्ड मिला है। जो पहला बायोडायवर्सिटी पार्क है हिमाचल का, वो भूला वैली में बन रहा है। भूला वैली कहां पर है? भूला वैली जो है, याद रखिए, वो मंडी में है, तो आंसर है इसका मंडी। ये पहला जैव विविधता पार्क होगा। यहाँ पे काफी तरह का जो कंजर्वेशन है वो किया जाएगा। प्लांट्स का जो कंजर्वेशन है वो किया जाएगा, एनिमल्स का कंजर्वेशन है वो यहाँ पे किया जाएगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल का ये पहला बायोडायवर्सिटी पार्क होगा। इज दैट क्लियर? तो जो रिसर्चर वगैरह है वो भी यहाँ पे रिसर्च कर पाएंगे। और खास तौर पे वो प्लांट्स, हिमाचल के यहाँ पे बहुत सारे प्लांट लिखे हैं, इनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत प्लांट जो खतरे में है उन सबका कंजर्वेशन यहाँ पे किया जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हिमाचल का जो स्टेट फ्लावर है वो कौन सा है, तो वो है पिंक रोडोडेंड्रॉन। पिंक रोडोडेंड्रॉन, ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर है। इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हिमाचल प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद। एक्चुअली क्या है, हम हर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट के साथ जोड़ देते हैं, उससे वो फेमस हो जाता है, राइट? जैसे मान लो मैं कहता हूं बिलासपुर की हल्दी मशहूर है। अब हमने मार्केटिंग जब की तो सबको ये मैसेज बता दिया कि बिलासपुर की हल्दी मशहूर है, तो क्या होगा, जब कोई बिलासपुर टूरिस्ट विजिट करेगा तो वहां की हल्दी जरूर खरीद के लाएगा। तो इसके कई फायदे होते हैं। सबसे पहला तो मार्केटिंग हो जाती है लोकल प्रोडक्ट्स की। जब मार्केटिंग हो जाती है तो फिर एक प्रीमियम चार्ज किया जाता है उस पर, मतलब वो थोड़ी सी महंगी बिकती है फिर, क्योंकि वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट हो जाता है। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल फार्मर टर्मरिक को ग्रो कर रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ती है और टूरिज्म भी बढ़ता है। तो क्योंकि कई बार टर्मरिक खरीदने लोग फिर बिलासपुर जाएंगे, तो इसके मल्टीपल फायदे हैं। इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, और फिर इंडिया में अब हर भारत का राज्य वहां पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चल रही है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हिमाचल के सभी जो 12 जिले हैं वहां पर एक प्रोडक्ट ऐसा है जो उनके साथ जोड़ दिया गया है। तो वो आपको बताता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बिलासपुर की हल्दी टर्मरिक। और हल्दी भारत में कहां कहां की मशहूर है? भारत में 3 जगह की हल्दी है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। एक तो है एरोड की हल्दी, एरोड की हल्दी तमिलनाडु की। एक है कंधमाल हल्दी, जो उड़ीसा में एक जगह है कंधमाल, वहां की हल्दी है कंधमाल, KANDHAMAL, कंधमाल हल्दी उड़ीसा। और एक है सांगली च हलद, यानी सांगली महाराष्ट्र की हल्दी। तो ये 3 जगह की हल्दी है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। फिर चंबा का सेब, चंबा को एप्पल के साथ जोड़ा गया है। हमीरपुर, हमीरपुर को दूध और दूध उत्पाद यानी मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। कांगड़ा को आम के साथ मैंगो। वैसे कांगड़ा की टी भी बहुत मशहूर है, कांगड़ा की टी को जीआई टैग भी मिला हुआ है, लेकिन सरकार चाहती है कांगड़ा को एसोसिएट किया जाए मैंगो के साथ। किन्नौर, किन्नौर का फ्रूट वाइन। कुल्लू, कुल्लू का सेब, तो सेब जो है चंबा का भी और सेब जो है कुल्लू का भी। लाहौल स्पीति का सी बकथॉर्न, सी बकथॉर्न कल्टीवेशन पहली बार इंडिया में स्टार्ट किया गया और लाहौल स्पीति में किया गया, तो लाहौल स्पीति का सी बकथॉर्न। मंडी की पीज एंड वेजिटेबल्स, मटर और सब्जियां। शिमला, शिमला का सेब, तो शिमला का भी सेब है, राइट, शिमला का भी सेब है, कुल्लू का भी सेब है और चंबा का भी सेब है। सिरमौर का जिंजर और गार्लिक यानी लहसुन और अदरक। सोलन, सोलन का मशरूम और ऊना का सेब यानी पोटैटो। तो ये हैं 12 प्रोडक्ट, 12 डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे एक मैंने टेबल भी बना दी है, अगर आप टेबल से रिवाइज करना चाहें तो यहाँ पे सभी 12 डिस्ट्रिक्ट की जो एक टेबल है, क्योंकि कई बार क्या होता है टेबल में हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और काफी आसान हो जाता है फिर रिवाइज करना, तो यहाँ पे एक टेबल भी मैंने बना दी है। 2022 में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उन्होंने 2 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स इंडिया में आइडेंटिफाई किए हैं। पहले 32 थे, अब 2 और बन गए हैं, तो टोटल हो गए हैं 34। इनमें एक हिमाचल में है, दूसरा कहां पर है? तो याद रखिए, दूसरा जो है वो सिक्किम में है, और जो हिमाचल में है वो कौन सा है? वो है शिवालिक फॉसिल पार्क। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको सुकेती फॉसिल पार्क भी कई बार बोलते हैं, सुकेती नाम की जगह पर है ये, ठीक है। तो शिवालिक फॉसिल पार्क
हिमाचल प्रदेश में ये बना है अभी अभी एक जियो हेरिटेज साइट, शिवालिक फॉसियल पार्क। यहाँ पे आपको मैं एक सावधान कर दूं एक चीज से रिलेटेड, वो ये कि अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहां पर है, क्योंकि ये न्यूज में भी था अभी अभी, क्योंकि इसको डी नोटिफाई कर दिया था सरकार ने लेकिन दोबारा बना रहे हैं इसे, तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व दोबारा फिर से बन रहा है। कहां पर? तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व ये राजाजी नेशनल पार्क के अंदर ही है और ये उत्तराखंड में है। तो शिवालिक कोई जगह का नाम नहीं है, शिवालिक आउटर हिमालयाज को बोलते हैं, जो सबसे बाहर की तरफ हिमालयाज होते हैं जिनकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं होती, हम उन्हें बोलते हैं। ध्यान रखिए, राइट। तो और ये सुकेती जगह कहाँ पे है? सिरमौर में है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिरमौर में है ये शिवालिक फॉसियल पार्क। तो शिवालिक फॉसियल पार्क जो है हिमाचल का, वो जियो हेरिटेज साइट बना है। इंडिया में अब 34 जियो हेरिटेज साइट हो गए हैं, तो इनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। ये हिमाचल में जो शिवालिक फॉसियल पार्क है साकेती सिरमौर में है, और यहां पर बहुत ही बड़ी कलेक्शन वर्टिब्रेट फॉसिल्स की रखी है जो प्लियो प्लिस्टोसिन इरा के हैं, राइट। फिर सिक्किम में जो जगह है जिसकी मैंने बात की, इसको बोलते हैं मामले। ये साउथ जो सिक्किम है नामची, वहां पर है, और यहां पर स्ट्रोमेलाइट के डोलोमाइट रिजर्व मिलते हैं, लाइमस्टोन रिजर्व मिलते हैं। तो ये जगह भी एक जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है। तो पहले 32 थी, अब 2 और बनी है, तो टोटल हो गई है 34। हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा टी है उसे अभी अभी एक यूरोपियन कमीशन ने जीआई टैग दिया है। इससे यूरोपियन मार्केट्स इनके लिए आसानी से खुल जाएंगी, यूरोपियन एक्सपोर्ट्स आसान हो जाएंगे। तो कांगड़ा टी को जो भारत में जीआई टैग मिला था वो कब मिला था, यहाँ पे ये पूछा है, राइट। कांगड़ा टी जो है उसे ये पूछा है कि कांगड़ा टी को यूरोपियन जीआई टैग मिला है, तो इंडियन जीआई टैग इसे 2005 में मिला था, तो आंसर है 2005। और कांगड़ा की जो चाय है ये बहुत ही यूनिक है अपने आप में, इसका बहुत ही अलग स्वाद और बहुत ही अलग खुशबू इसकी होती है। और एक जो जीआई टैग होता है वो 10 साल के लिए वैलिड रहता है, फिर उसको रिन्यू कराना पड़ता है, राइट। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रिप्स एग्रीमेंट था उसके तहत जीआई टैग दिया जाता है। और इंडिया का पहला प्रोडक्ट कौन सा था जिसको जीआई टैग मिला था? तो ये मिला था 2003 में दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की जो चाय है उसे जीआई टैग दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वहां का जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, उन्होंने प्रोजेक्ट गरुड़ शुरू करा है। प्रोजेक्ट गरुड़ से गवर्नेंस इंप्रूव होगी और रिफॉर्म्स आएंगे सिस्टम में। ये किस चीज का इस्तेमाल करेगा, किस बारे में है गरुड़ प्रोजेक्ट? क्या ये सुपर कंप्यूटर का यूज करेगा गवर्नेंस में, ड्रोन्स का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? तो गरुड़ प्रोजेक्ट जो है ये रिलेटेड है ड्रोन से, ठीक है। तो गरुड़ की फुल फॉर्म आपको बताता हूं। गरुड़ प्रोजेक्ट जो है ये हिमाचल की ड्रोन पॉलिसी आई है अभी अभी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल की गवर्नमेंट ड्रोन्स का यूज करना चाहती है एग्रीकल्चर में, आईटी में, गवर्नेंस में, ट्रीज वगैरह लगाने में, मेडिसिन वगैरह में, हॉस्पिटल, ऑर्गन डोनेशन, बहुत सारी चीज़ों में आजकल ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो गरुड़ की फुल फॉर्म क्या है? गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स, ये फुल फॉर्म है। मैं यहां पर लिख देता हूं, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स किस चीज से? यूजिंग ड्रोन्स, इसको बोलते हैं गरुड़। तो गरुड़ प्रोजेक्ट है क्या? इसमें हिमाचल प्रदेश की सरकार ड्रोन पॉलिसी लेकर आई है। तो इसमें अब ड्रोन की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, तो दोनों को फायदे दिए जाएंगे। मतलब हम ये चाहते हैं कि ड्रोन उद्योग लगाए जाएं हिमाचल में, जिससे ड्रोन्स की कमी ना हो और ड्रोन टेक्नोलॉजी की कमी भी ना हो। तो ड्रोन वाली जो कंपनियां होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं ड्रोन एनेबल्ड टेक्नोलॉजी और सर्विसेज, जिसको बोलते हैं डीईटीएस एंटरप्राइज। ये लोग क्या करते हैं? ड्रोन की टेक्नोलॉजी और ड्रोन की सेवाओं पे काम करते हैं। लेकिन एक कंपनी होती हैं जिन्हें बोलते हैं ड्रोन सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। यानी एक कंपनियां हैं जो ड्रोन को बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, सिस्टम डिजाइन करती हैं ड्रोन का, वो। और एक है जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो हिमाचल की सरकार दोनों के लिए कुछ ना कुछ दे रही है। क्या दे रही है बताता हूं। अब अगर हिमाचल में आप किसी भी आईटी पार्क, मल्टीपर्पज स्पेशल इकोनॉमिक जोन या डेजिग्नेटेड टेक्नोलॉजी पार्क हैं जो भी हिमाचल में, वहां पर अगर आप ड्रोन एनेबल्ड टेक्नोलॉजी और सर्विस एंटरप्राइज खोलते हो, मतलब ठीक है, और वो जगह किराए पे लेते हो, तो आपको छूट मिलेगी किराए में। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, अगर आपकी डीईटीएस कंपनी है तो आपको कहीं तो जगह चाहिए रेंट लेने के लिए, कंपनी खोलने के लिए या कंपनी का ऑफिस बनाने के लिए।
तो अगर आप ड्रोन एनेबल टेक्नोलॉजी और सर्विस एंटरप्राइज हिमाचल में खोलते हो और आप किसी सरकारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन आईटी पार्क या टेक्नोलॉजी पार्क में जगह लेते हो सरकार से किराए पे, तो आपको पहले साल में 75% तक की छूट मिलेगी, दूसरे साल में 50% तक की, तीसरे चौथे और पांचवें साल में 25% की छूट आपको किराए पे मिलेगी। इज दैट क्लियर? और ये जो छूट है ये मैक्सिमम होगी 75% या 15 लाख, जो भी इनमें से जो है ज्यादा हो, 75% या 15 लाख। दूसरा 50% या 10 लाख, जो भी इनमें से ज्यादा हो, दूसरे साल में 50% की छूट मिलेगी किराए पे, और तीसरे साल 25% या 5 लाख, तीसरे चौथे और पांचवें साल जो भी इनमें से ज्यादा हो। इज दैट क्लियर? इतना ही नहीं, जो भी आप डीईटीएस कंपनी खोलने के लिए पैसा लगाओगे यानी कैपिटल सब्सिडी, उस पर 25% मिलेगी। जितना भी आप कैपिटल लगाओगे, मान लो आपका खर्चा हो रहा है इसमें 10 करोड़, तो आपको 25% की छूट मिलेगी, लेकिन ये मैक्सिमम 1 करोड़ ही मिलेगा। यानी 25% या 1 करोड़ जो भी इनमें से ज्यादा हो, वो आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी अगर आप डीईटीएस कंपनी खोल के उस पे रेंट लेते हो या उस पे कैपिटल डालते हो। तो कैपिटल में 25% की छूट 1 करोड़ तक, और रेंट में 75, 50 और 25% की छूट 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख तक। अब बात करते हैं दूसरे तरह की कंपनियां जो डीएसडीएम होती हैं, यानी जो ड्रोन बनाती हैं। अगर आप मान लो किसी भी हिमाचल में, अगेन आईटी पार्क में, टेक्नोलॉजी पार्क में या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या डीटीपी में आप अगर जगह किराए पे लेते हो, लीज पे लेते हो, तो आपको रेंटल सब्सिडी मिलेगी। 85% छूट पहले साल में 20 लाख रुपए तक, जो भी ज्यादा हो, 60% छूट दूसरे साल में किराए पे मैक्सिमम 15 लाख तक, और 35% तीसरे चौथे और पांचवें साल, ठीक है, मैक्सिमम 10 लाख तक। इज दैट अंडरस्टूड? तीसरे चौथे और पांचवें साल 35% या 10 लाख, जो भी ज्यादा हो। इतना ही नहीं, आप अगर जो भी कैपिटल लगा रहे हैं ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो भी कैपिटल लगा रहे हैं, उस पर आपको 50% की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी 2 करोड़ रुपए तक। 50% या 2 करोड़, जो भी ज्यादा हो, तो 50% की कैपिटल सब्सिडी आपको मिलेगी डीएसडीएम पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये है हिमाचल की ड्रोन पॉलिसी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक चीज और बताना चाहता हूं, हिमाचल का पहला ड्रोन पायलट स्कूल, यहां पे ड्रोन कैसे उड़ाए जाएं, अगर आप ड्रोन पायलट बनना चाहते हैं तो यहां पे ट्रेनिंग होगी। हिमाचल का पहला ड्रोन पायलट स्कूल जो है ये 12 मार्च 2022 को जयराम ठाकुर ने इनॉग्रेट करा है। ये शाहपुर में एक गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, शाहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, वहां पर ओपन हुआ है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का पहला ड्रोन पायलट स्कूल कहां पर ओपन हुआ है, तो आंसर है कांगड़ा में, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शाहपुर। आगे बढ़ते हैं, अब एनिमल कंजर्वेशन की बात करते हैं। हिमाचल में एक व्यक्ति हैं डॉक्टर चुरू दत्त मिश्रा, इनको विटली गोल्ड अवार्ड मिला है ब्रिटेन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी विटली फंड फॉर नेचर की तरफ से। ये कौन से एनिमल को बचाने के लिए काम करते आए हैं? इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी स्नो लेपर्ड को बचाने में, तो आंसर है स्नो लेपर्ड। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, स्नो लेपर्ड। और स्नो लेपर्ड जो होता है वो इंडिया में कहां पाया जाता है? स्नो लेपर्ड को हम पैंथेरा उंचिया बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा उंचिया या अंसिया भी आप बोल सकते हो। और इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? इसका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। ठीक है, जो स्नो लेपर्ड है इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है वल्नरेबल। और स्नो लेपर्ड इंडिया में एक तो हिमाचल का स्टेट एनिमल है और एक लद्दाख का भी स्टेट एनिमल यही है। अगर आपको लद्दाख में स्नो लेपर्ड देखना है तो आप हेमिस नेशनल पार्क में जा सकते हो, जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, या हिमाचल में देखना है तो फिर आप ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में जा सकते हो। तो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए मिला है डॉक्टर चुरुदत्त मिश्रा को विटली गोल्ड अवार्ड। और इन्होंने, ये हैं डॉक्टर चुरुदत्त मिश्रा, और इन्होंने स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए एक खास तरह का प्रिंसिपल बनाया है जिनको बोलते हैं पार्टनर्स प्रिंसिपल। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। पार्टनर्स की फुल फॉर्म है प्रेजेंस, एप्टनेस, रेस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी, नेगोशिएशन, एम्पैथी, रेस्पॉन्सिवनेस एंड स्ट्रेटेजिक सपोर्ट। तो 25 साल इन्होंने स्नो लेपर्ड को बचाने में हेल्प करी है। इनमें से कौन सा इवेंट है जो शिमला में हुआ मई 2022 में? हमारी सरकार जो अभी है केंद्र में, एनडीए की सरकार, उनके 8 साल पूरा होने पर क्या हुआ? गरीब कल्याण सम्मेलन हुआ, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुई, डिजिटल इंडिया फोरम या माई जीओवी नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इनमें से शिमला में क्या हुआ? तो मैं आपको बता देता हूं, शिमला में हुआ गरीब कल्याण सम्मेलन, और ये मई में हुआ था गरीब कल्याण सम्मेलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गरीब कल्याण सम्मेलन में खुद प्रधानमंत्री ने भी अपनी स्पीच दी थी। और माई जीओवी प्लेटफॉर्म जो है, वैसे इसे भी 8 साल पूरे हो गए हैं, 2014 में बना था ये प्लेटफॉर्म।
हिमाचल प्रदेश में 2 ग्रीन नेशनल हाईवे बन रहे हैं, पूरी तरह से ग्रीन नेशनल हाईवे। और ग्रीन नेशनल हाईवे के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे यहाँ पर पेड़ वगैरह जो हैं वो काफ़ी होते हैं, यहाँ पर जो सड़कें हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली या ऑल्टरनेट मटेरियल की बनी होती हैं, तो काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं। और ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। तो पहला जो ग्रीन नेशनल हाईवे होगा हिमाचल में वो है NH72B। पुराना नाम है NH72B, अब इसे बोलते हैं NH707। तो आप नया वाला और पुराने वाला दोनों याद रख लें, कई बार एमसीक्यू में पता नहीं चलता, कई बार वो पुराना वाला लिख देते हैं, कई बार नया वाला लिख देते हैं। तो ये पौंटा साहिब से गुम्मा फेडस सेक्शन, NH707 तो बहुत बड़ा है, NH707 पे पौंटा साहिब से गुम्मा फेडिस तक जो जाएगा वो है पहला ग्रीन नेशनल हाईवे। और दूसरा हमीरपुर से मंडी, हमीरपुर से मंडी, पहले इसे बोलते थे NH70, अब इसे NH3 में इंक्लूड कर लिया गया है। तो NH70 NH3 हमीरपुर से मंडी, तो ये 2 ग्रीन नेशनल हाईवे हिमाचल में बन रहे हैं। आइए अब बात करते हैं हिमाचल की एक बहुत फेमस पेंटिंग है। तो अभी अभी जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, ये इंडिया आए थे, ये बात है मई की, मई 2022 में आए थे वो। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें एक पेंटिंग गिफ्ट की। आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं भगवान कृष्ण और राधा, और ये श्रावण का महीना है, ये इनका प्यार मोहब्बत इसमें दिखाया हुआ है। तो ये मिनिएचर पेंटिंग है और ये कांगड़ा से है, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग गिफ्ट की थी। ये पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग है फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल। इसमें श्रावण मॉनसून जो है वो दिखाया है, काले बादल, और भगवान कृष्ण और जो राधा है उनका प्यार इसमें दिखाया है। तो ये पूछ सकते हैं कि ये मिनिएचर पेंटिंग कहाँ की है, तो ये पहाड़ी स्कूल ऑफ कांगड़ा से थी। अब बात करते हैं, एक मंदिर है बहुत फेमस, चिंतपूर्णी मंदिर। तो चिंतपूर्णी जो मंदिर है ऊना में है ये, तो चिंतपूर्णी एक जगह है ऊना में, वहां पर है, ये बहुत फेमस मंदिर है। वहां पर अभी अभी जो श्रद्धालु हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, उनके लिए म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया है, जिससे वो 3D एक्सपीरियंस ले सकें, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये पूछ सकते हैं कि हिमाचल में कौन सा मंदिर है जहां पर एक 3D एक्सपीरियंस सेंटर लगाया गया है और म्यूजियम भी लगाया गया है, इंटरप्रिटेशन सेंटर लगाया गया है, जिससे जो टूरिस्ट हैं वो 3D एक्सपीरियंस, इमर्सिव एक्सपीरियंस ले सकें। तो आंसर है चिंतपूर्णी मंदिर ऊना। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, इन्होंने दूसरा सिल्क सीड प्रोडक्शन सेंटर इनॉग्रेट करा है। जगह का नाम है थुनाग। थुनाग मंडी में आता है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो याद रखिए, जिला मंडी थुनाग नाम की जगह पर हिमाचल का दूसरा सिल्क सीड यानी रेशम के बीज उत्पादन केंद्र। यहां पर जो सिल्क के सीड होते हैं, रेशम के जो सीड होते हैं, वो किसानों को दिए जाएंगे, जिससे सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो काफी अच्छा हो। ये दूसरा सिल्क सीड प्रोडक्शन सेंटर है हिमाचल का, जो पहला था वो पालमपुर में था। अभी हिमाचल में 12,000 लोग हैं जो सेरीकल्चर करते हैं। सेरीकल्चर मतलब होता है जो रेशमी कीड़े होते हैं उनको पालना, यानी जो सिल्क वर्म्स होते हैं उनको पालना, तो उसे सेरीकल्चर बोलते हैं। 12,000 किसान हैं हिमाचल में जो सेरीकल्चर करते हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट है 7500 आउंसेज ऑफ सिल्क, लेकिन इन्हें सिर्फ 2500 मिल पाता है, बाकी दूसरे राज्यों से लेना पड़ता था। तो अब जो रिमेनिंग 5000 है आउंसेज ऑफ सिल्क, वो इन्हें सिल्क सीड प्रोडक्शन सेंटर से मिल जाएगा। पहले जो 2500 था वो पालमपुर में जो सिल्क सीड सेंटर है, जो हिमाचल का पहला था, वहां से मिलता था, और अब हिमाचल का दूसरा ओपन हुआ है मंडी के थुनाग में। अभी अभी हरियाणा की सरकार ने और हिमाचल की सरकार ने एक एग्रीमेंट करा है। ये आदि बद्री नाम की जगह है, वहां पर एक बांध बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं यमुनानगर में। ये कौन सी नदी को रिवाइव करने के लिए या रिजुवेनेट करने के लिए, दोबारा से जिंदा करने के लिए बना रहे हैं। तो याद रखिए ये नदी है सरस्वती नदी। कई बार आपने सुना होगा गंगा यमुना सरस्वती, तो उसमें सरस्वती जो है उसे एक माइथोलॉजिकल रिवर माना जाता है, यानी ये बोला जाता है कि वो सिर्फ कहानियों में होती है, हमारी जो पौराणिक कहानियां होती हैं उन्हीं में होती है, असली में नहीं होती। लेकिन सरकार का कहना है कि वास्तव में ये नदी थी, इस पे स्टडीज की गई हैं बहुत सारी। नदी के जो चैनल हैं, जो फॉसिलाइज चैनल या ड्राई चैनल, वो पाए गए हैं। तो ये नदी आदि बद्री से निकलती है, वहीं पर अब एक डैम बनेगा, और इस डैम को बनाकर हम जो पानी है वो सरस्वती नदी में उसमें डालेंगे, उसको रिवाइव करेंगे। तो इसके लिए हरियाणा और हिमाचल की जो सरकार है वो मिलकर काम कर रही है, राइट। तो आदि बद्री डैम यमुनानगर में बनेगा और सरस्वती नदी को रिवाइव करने के लिए बनेगा। अभी अभी हिमाचल ने पहला अब एक पर्सन है जिसे फ्लावर एम्बेसडर बनाया है, यानी फूलों को कल्टीवेट करना सिखाएंगे, फूलों के बारे में हिमाचल के लोगों को बताएंगे, उनकी कल्टीवेशन कैसे की जाती है। हम इसे फ्लोरिकल्चर बोलते हैं जब हम फूलों को ग्रो करते हैं।
तो ये बताएंगे कि हिमाचल में हम फ्लोरिकल्चर कैसे करें, उसके बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। फूलों को उगाकर भी बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो ये व्यक्ति हैं बिलासपुर के सुनील कुमार। बिलासपुर के सुनील कुमार ये पहले फ्लावर एम्बेसडर बने हैं, यानी फूलों के सद्भावना दूत बने हैं ये हिमाचल प्रदेश में। अभी अभी हिमाचल में पहला इथनो बॉटनिकल पार्क बन रहा है। ये कहां पर बन रहा है? तो इसमें वो प्लांट स्पीशीज जो काफी खतरे में है, डेंजर में है, या जो वनरेबल हैं, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर की, और जो लोअर शिवालिक हिल्स पे जो प्लांट्स हैं जो काफी खतरे में हैं, उनको कंजर्व किया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा। तो हिमाचल का पहला इथनो बॉटनिकल पार्क बनेगा कहां पर? तो ये ऊना में बनेगा। तो आंसर है ऊना। पहली बार हिमाचल में एक इथनो बॉटनिकल पार्क बन रहा है। जो वर्ड होता है बॉटनी, बॉटनी का मतलब ही होता है प्लांट्स की स्टडी, और एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी बोलते हैं। और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर है और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो भारतीय वनस्पति संरक्षण और भारतीय प्राणी संरक्षण, ये दोनों का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों ही कोलकाता में हेडक्वार्टर्ड हैं। आंसर है ऊना। एक हिमाचल में प्रोजेक्ट बन रहा है। वैसे तो ये 2018 में बनना स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस पे काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो ये हमेशा पूरे साल न्यूज में था। इसका नाम है जांगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। जल विद्युत परियोजना का नाम है जांगी थोपन पोवारी। ये सतलुज नदी पे बन रहा है। कौन से जिले में बन रहा है? ये किन्नौर में बन रहा है। तो आंसर है किन्नौर। याद रखिए, किन्नौर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये जांगी थोपन पोवारी, और इसको लेकर काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये उतनी स्पीड से बन नहीं पा रहा है। 2018 में बनना स्टार्ट हुआ था और अब 2022 ऑलरेडी आ गया है। तो 4 साल में भी ये बहुत ज्यादा कुछ बन नहीं पाया है। और ये 804 मेगावाट कैपेसिटी का है। पहले जो इसकी कैपेसिटी थी रफली 790 के आसपास थी, लेकिन थोड़ी सी बढ़ गई थी। तो 804 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और ये सतलुज नदी के ऊपर बनेगा। हिमाचल प्रदेश का जो पहला स्काई ग्लास वॉक ब्रिज है, ये देखिए इस तरह का ब्रिज है, नीचे से शीशा लगा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल नीचे भी देख पाएंगे। उसमें थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन रोमांच भी आता है उसमें। तो ये हिमाचल का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, ये कहां पर बन रहा है? ये नैना देवी धाम में बन रहा है। तो आंसर है नैना देवी। नैना देवी जो मंदिर है वहां पर ये बनेगा। पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज होगा ये पूरे हिमाचल का। इज दैट अंडरस्टूड? और ये जो मंदिर है बहुत फेमस मंदिर है। नैना देवी का मंदिर जो है कालका नाम की जगह पर आता है हिमाचल में। तो ये जो मंदिर है बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा, जो हिमाचल के सबसे फेमस टेम्पल्स में से है वो ये है कालका। इज़ दैट अंडरस्टूड? तो ये एकदम हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पे है। तो ये नैना देवी में ये बनेगा। इज़ दैट अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी अमजद सैयद जो हैं ये 27th चीफ जस्टिस बने हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, याद रखिए, वो राजधानी शिमला में ही है। तो आंसर है शिमला। शिमला में है हिमाचल का हाई कोर्ट। शिमला हिमाचल के साउथ में है। और ये जरूरी नहीं है कि कैपिटल में ही हाई कोर्ट होता है। जैसे राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में है, छत्तीसगढ़ का रायपुर में नहीं है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है, गुजरात का गांधीनगर में नहीं है, अहमदाबाद में है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी राज्य का हाई कोर्ट जो है वहां के कैपिटल में हो, अलग अलग जगह पे हो सकता है। और हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको ओथ कौन दिलवाता है? ओथ दिलवाता है गवर्नर। तो इनको शपथ दिलवाई RV अर्लेकर ने, जो हिमाचल के गवर्नर हैं RV अर्लेकर। और जो एक हाई कोर्ट का जज होता है उसकी रिटायरमेंट एज होती है 62 साल, 62 ईयर्स। तो अमजद सैयद जो हैं ये 27वें चीफ जस्टिस बने हैं हिमाचल हाई कोर्ट के। अभी अभी पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज हुआ HPCA स्टेडियम, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। ये भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पे क्रिकेट स्टेडियम है, धर्मशाला में है ये। तो 16 और 17 जून ये पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस है चीफ सेक्रेटरीज का। एक स्टेट के अंदर सबसे ऊंचा पोस्ट होता है IAS के लिए, जिसको बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। और सेंट्रल में जो सबसे ऊंचा पोस्ट होता है IAS के लिए उसको बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। तो जो ये चीफ सेक्रेटरीज की बैठक हुई थी इसको चेयर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आंसर है नरेंद्र मोदी। और ये धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में हुई थी। कैबिनेट सेक्रेटरी भारत के हैं राजीव गाबा, ये भी ध्यान रखिए। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। इन्होंने चुनाव में हराया था यशवंत सिन्हा को। और ये संथाल ट्राइब की हैं और मयूरभंज उड़ीसा से हैं। ठीक है। और हमारे उपराष्ट्रपति कौन बने अभी? भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं वो, उनका नाम है जगदीप धनखड़। और इन्होंने चुनाव में हराया था मार्गरेट एल्वा को। हिमाचल प्रदेश के कितने टीचर हैं जिन्हें नेशनल टीचर्स अवार्ड, ये 46 टीचर्स को दिए गए पूरे इंडिया में, 46 एक्सेप्शनल टीचर्स को। इनमें हिमाचल के कितने थे? तो हिमाचल के 2 टीचर थे इनमें। और ये द्रौपदी मुर्मू ने दिए थे 5
सितंबर को जैसे इंडिया में टीचर्स डे मनाते हैं। याद रखिए जो ग्लोबल टीचर डे होता है वो 5 अक्टूबर को होता है, लेकिन इंडिया में टीचर डे 5 सितंबर को होता है। तो हिमाचल के 2 टीचर कौन है? एक है मिस्टर युद्धवीर, ये जीपीएस अनोगा चंबा डिस्ट्रिक्ट में वहां पे स्कूल है जीपीएस अनोगा, वहां पे पढ़ाते हैं। और एक है वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार जी ट्रिपल एस धरोगरा, ये शिमला में है, वहां पर टीचर हैं। तो युद्धवीर और वीरेंद्र कुमार 2 टीचर हैं जिन्हें नेशनल टीचर अवार्ड मिला है हिमाचल से। टोटल 46 टीचर्स को अवार्ड मिला है। हिमाचल प्रदेश की कितनी महिलाएं हैं जिन्हें नारी शक्ति पुरस्कार मिला? नारी शक्ति पुरस्कार जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिए थे, और ये 29 एक्सेप्शनल वुमेन को दिए थे जिन्होंने समाज में बदलाव लेकर आई हैं जो, राइट। तो हिमाचल से बस एक ही महिला को मिला है, इन 29 में एक महिला हिमाचल से है और उनका नाम है अंशुल मल्होत्रा। अंशुल मल्होत्रा को ये मिला है, और ये कहां से हैं? ये मंडी से हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अंशुल मल्होत्रा को यह अवार्ड क्यों मिला, नारी शक्ति पुरस्कार। ये मंडी से हैं जैसे मैंने बताया। तो इन्होंने हैंडलूम यानी हथकरघा और हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में ट्रेनिंग ली है अपने पिता से। इनके जो पिता हैं वो भी बहुत बड़े व्यक्ति रहे हैं। इनके जो पिता हैं ओम प्रकाश मल्होत्रा, इनको 2012 में उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शिल्प गुरु का सम्मान दिया था। तो ये भी बहुत लंबे समय से हैंडलूम सेक्टर से जुड़े हैं। और अंशुल मल्होत्रा ने भी वहां की जो लोकल वुमेन है उन्हें एम्पावर किया है। वहां पे बहुत सारी 200 से ज्यादा महिलाओं को कुल्लू और मंडी में उन्होंने हस्तशिल्प का यानी हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का ट्रेनिंग दिया है, इसलिए अंशुल मल्होत्रा को यह अवार्ड मिला है। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में हिमाचल प्रदेश जो है उसको किसके साथ पेयर किया गया है? हिमाचल की पेयरिंग केरला के साथ की गई है। ओके, एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों को पेयर कर देते हैं आपस में, और वो राज्य एक दूसरे के त्योहार, एक दूसरे के क्विजीन यानी भोजन, एक दूसरे की संस्कृति वगैरह का आदान प्रदान करते हैं। जैसे केरला के जो फेस्टिवल हैं जैसे मकरविलक्कू, ओणम वगैरह या विशु, ये सब हिमाचल में सेलिब्रेट होंगे, और हिमाचल के जो फेस्टिवल हैं फेमस वो केरला में सेलिब्रेट होंगे। तो इस तरह से कल्चरल एक्सचेंज किया जाता है, इससे नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प मिलती है, हमारा भारत एक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो हिमाचल की पेयरिंग केरला के साथ हुई है। अब बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स की। पद्म पुरस्कार सबसे ऊंचा होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री, यानी पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण तीसरा और पद्म श्री चौथा। और ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं। पद्म अवार्ड मरने के बाद भी दिए जाते हैं, कई बार पोस्ट्यूमसली भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो कई अवार्ड ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिंदा लोगों को मिलते हैं, जैसे नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज कभी भी पोस्ट्यूमसली नहीं दिया जाता, राइट। लेकिन कुछ अवार्ड ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न है, पद्म पुरस्कार वगैरह है वो, राइट। तो जो पद्म अवार्ड होते हैं याद रखिए वो इस बार टोटल 128 लोगों को मिले हैं, और इनमें 4 थे पद्म विभूषण, 17 थे पद्म भूषण और 107 थे पद्म श्री। हिमाचल से किसी को भी पद्म विभूषण नहीं मिला, पद्म भूषण भी नहीं मिला, लेकिन हाँ पद्म श्री मिला है, 2 लोगों को मिला है। तो एक है ललिता वकील, इनको कला के क्षेत्र में मिला है, और एक है श्री विद्यानंद सरेक, इन्हें लिटरेचर और एजुकेशन यानी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले बात करते हैं ललिता वकील की। ललिता वकील जो है इन्होंने चंबा रुमाल, एक प्रोडक्ट होता है जिसे बोलते हैं चंबा रुमाल, ये चंबा का रुमाल है, मतलब रुमाल मतलब ये काफी ज्यादा हैंडीक्राफ्ट होता है एक तरह का, ये बहुत ही फेमस होता है, ये बहुत अच्छी इस पे डिजाइन बनाए होते हैं। तो चंबा रुमाल की जो टेक्निक है इन्होंने वहां की लोकल महिलाओं को सिखाई, एम्ब्रॉयडरी होती है उस पे रुमाल पे। तो चंबा रुमाल को जीआई टैग भी मिल चुका है, ये एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है। इज दैट अंडरस्टूड? तो ललिता वकील जो है इन्हें चंबा रुमाल की जो कला है उसके लिए मिला पद्मश्री। और दूसरे हैं विद्यानंद सरेक। विद्यानंद सरेक जो हैं ये सिरमौरी भाषा को बचाने के लिए पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं। जो सिरमौरी भाषा है वो खत्म होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। ये फोक आर्टिस्ट हैं, लोक कलाकार हैं और कंजर्वेशनिस्ट भी हैं, यानी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी काम करते हैं। और सिरमौरी भाषा जो डाई हो रही है, खत्म हो रही है, उसको बचाने के लिए इन्होंने पिछले 50 सालों से काम किया है। तो विद्यानंद सरेक को सिरमौरी भाषा को बचाने के लिए पद्मश्री अपने प्रयासों के लिए मिला है। अब बात करते हैं इंडिया फॉरेस्ट, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जिसे बोलते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट लेटेस्ट 2021 की रिलीज हुई थी 2022 में। तो हिमाचल की क्या रैंक है बैम्बू बियरिंग एरिया में, यानी जो बांस होता है, बैम्बू होता है, ये एक तरह का ग्रास होता है, इसे हिंदी में बांस बोलते हैं, राइट। इनफैक्ट इंडिया के कई राज्य ऐसे हैं जहां पे बैम्बू पार्क बन रहे हैं। भारत का पहला बैम्बू पार्क त्रिपुरा में बना है जिसका नाम है बाशग्राम।
और अभी अभी दूसरा बना है दिल्ली में जिसका नाम है बानसेरा। तो बैम्बू सबसे ज्यादा इंडिया में कहां पर होता है, बैम्बू बियरिंग एरिया, तो उस मामले में हिमाचल की रैंक क्या है, इंडिया में सबसे ज्यादा जो बैम्बू है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो हिमाचल की जो रैंक है इसमें वो है 24। 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिला के उनकी रैंकिंग आई, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पे टेबल देखिए, इसमें सबसे ज्यादा ये जो एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में है, तो टोटल लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में बैम्बू होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में है, 18,000 स्क्वायर किलोमीटर जहां पर बैम्बू कल्टीवेशन होता है। राइट, तो मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 1 है और अरुणाचल प्रदेश बैम्बू बियरिंग एरिया के मामले में नंबर 2 है। और अगर आप देखें हिमाचल, तो हिमाचल में 1027 स्क्वायर किलोमीटर में बैम्बू होता है। हिमाचल से कम सिर्फ 5 ही जगह हैं, हरियाणा, गोवा, पंजाब, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। हिमाचल से कम सिर्फ ये 5 हैं। तो 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हिमाचल का स्थान है 24। और टोटल अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में बैम्बू सबसे ज्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, कितना एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है, यानी परसेंटेज में। तो अगर हिमाचल में 100% एरिया है तो उसमें से कितने परसेंट पे जंगल है यानी कि फॉरेस्ट है, इसको बोलते हैं वन आवरण या वन क्षेत्र। तो फॉरेस्ट कवर है 27.73%। क्या ये सफिशियंट है? नहीं, कम है, ये होना चाहिए 33.33%, यानी 1/3 किसी भी जगह पर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। हिमाचल में 27.73% फॉरेस्ट कवर है। मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताता हूं। अगर पूछें पूरे इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है तो वो है 21.71%, होना चाहिए 33.33, यानी लगभग 12% कम है जितना इंडिया में होना चाहिए। ये पूरे इंडिया का फॉरेस्ट कवर है। और हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर और इसमें से 15,443 स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट कवर है, यानी 27.73%। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। एब्सोल्यूट अगर एरिया में देखें 77,493 स्क्वायर किलोमीटर, और अगर परसेंटेज वाइज देखें यानी एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया तो वो मिजोरम में है। मिजोरम का 84.5% जंगल है, यानी पूरा मिजोरम मान लेते हैं ये राज्य मिजोरम है, तो इसमें ऑलमोस्ट 85% जगह जो है वो फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में मिजोरम नंबर 1 है, और टोटल फॉरेस्ट कवर यानी टोटल एरिया जिसमें फॉरेस्ट है उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है, और दोनों में ही अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 है। यानी हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल में है, और हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया उसमें भी अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पे है। और यहां पे आपको दिखा देता हूं, ये देखिए सारे राज्यों का है लेकिन हमें हिमाचल पे फोकस सिर्फ करना है। तो हिमाचल प्रदेश में 55,673 स्क्वायर किलोमीटर का ज्योग्राफिकल एरिया है, इसमें से 15,443 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर है, टोटल 27.73%। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पर है और सबसे कम कहां पर है, आइए टेबल देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो फॉरेस्ट कवर होता है वो कई तरह का होता है। एक होते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट मतलब जहां पे ट्री कैनोपी डेंसिटी 70% से ज्यादा होती है, हम उसे बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। एक होता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, अगर ट्री कैनोपी डेंसिटी 40 से 70% के बीच में है तो वो है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। एक होता है ओपन फॉरेस्ट जहां पे 10 से 40% के बीच में होती है, और अगर 10% से कम होती है तो हम उसे स्क्रब बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है नॉन फॉरेस्ट, मतलब पेड़ जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि जंगल में हो, जंगल के अलावा भी जो है पेड़ हो सकते हैं, तो वो नॉन फॉरेस्ट एरिया में होते हैं, वो अलग रिकॉर्ड होते हैं। अब यहां पे अगर आप देखें कि हिमाचल में किस तरह के जंगल हैं तो आप देख सकते हैं नॉन फॉरेस्ट जो है वो है 71.69, वेरी जो डेंस फॉरेस्ट है वो है 5.68%, मीडियम डेंस है 12.75%, और स्क्रब्स हैं 0.58। इसके अलावा जो ओपन फॉरेस्ट हैं वो है 9.30। यहां पे इस टेबल में भी आप ये देख सकते हैं। तो हिमाचल में जो आउट ऑफ ऑल द फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है वो है मीडियम डेंस फॉरेस्ट, क्योंकि ये तो नॉन फॉरेस्ट हो गया, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। जो फॉरेस्ट कवर है उसमें मीडियम डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। और अब हिमाचल देखते हैं तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये एक सैटेलाइट मैप है, फोटो बहुत क्लीन नहीं है क्योंकि सरकारी
डॉक्यूमेंट से ली है। सरकारी डॉक्यूमेंट में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा एचडी वगैरह आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, फिर भी मैंने जो सरकारी डॉक्यूमेंट है उससे फोटो ली है हिमाचल की। तो हिमाचल में इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जंगल कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। इज दैट क्लियर? आप देख सकते हैं किन्नौर में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ऊंचे इलाके हैं, खास तौर पे जो ईस्ट की तरफ हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। इसी तरह लाहौल स्पीति में ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। लाहौल स्पीति में आप देख सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर एकदम फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना डार्क ग्रीन कलर है मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट, अगर ग्रीन कलर कम है मतलब मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, अगर येलो कलर है मतलब ओपन फॉरेस्ट, और स्क्रब्स जो है वो रेड कलर में जगह जगह पे इंटरस्पर्स्ड हैं बीच बीच में। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा हिमाचल में हरियाली सबसे ज्यादा कहाँ पे है। अब फिगर्स पे आते हैं। फिगर्स पे आऊं इससे पहले आपको यह बताता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा पेड़ कौन से हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पेड़ होते हैं, ये पहले बात करते हैं आरएफए। आरएफए मतलब फॉरेस्ट के अंदर, आरएफए मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो हिमाचल में जो जंगल होते हैं वहां पर हिमाचल में, उसमें सबसे ज्यादा जो पेड़ हैं वो हैं पाइनक्स रॉक्सबर्गी। तो पाइनस का जो पेड़ होता है पाइनस रॉक्सबर्गी, वो सबसे ज्यादा है फॉरेस्ट के अंदर। अब जो हिमाचल में नॉन फॉरेस्ट एरिया है, राइट, नॉन फॉरेस्ट जो एरिया है वहां पर, तो उनमें सबसे ज्यादा कहां पर है? तो रूरल और अर्बन दोनों में अलग अलग है माप। अगर मैं रूरल की बात करूं तो यहां पे टीओएफ लिखा है। टीओएफ मतलब ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। तो यहां पे भी पाइनस रॉक्सबर्गी सबसे ज्यादा है रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में भी पाइनस रॉक्सबर्गी सबसे ज्यादा है। यानी हिमाचल में जंगल के अंदर भी और जंगल के बाहर रूरल एरिया और अर्बन एरिया सब में ही पाइनस रॉक्सबर्गी सबसे ज्यादा है। यह होता है पाइनस रॉक्सबर्गी का पेड़। इसे हम चीर पाइन या लॉन्ग लीफ इंडियन पाइन भी बोलते हैं, और यह हिमालयाज में ही मिलता है। तो यह हिमाचल के अलावा उत्तराखंड में भी काफी ज्यादा होता है, और इसका जो नाम है वो विलियम रॉक्सबर्ग के नाम पे रखा है, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, इसलिए इसको पाइनस रॉक्सबर्गी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो कहां पर है। ये देखिए हिमाचल प्रदेश के सारे के सारे जो जिले हैं यहां पर हैं 12 के 12, और इनमें अब आप यहां पे टोटल एरिया देख सकते हैं कि टोटल एरिया कितना है इनमें, और फॉरेस्ट जो है वो कितने पे है। जैसे फॉर एग्जांपल बिलासपुर में टोटल एरिया है 1167 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें जो फॉरेस्ट है वो 381 में है, यानी 32% एरिया में फॉरेस्ट है। तो परसेंटेज वाइज भी याद रखना है और टोटल, लेकिन सिर्फ सबसे ज्यादा वाले का। तो यहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो है देखिए इस टेबल में, वो है 2455 स्क्वायर किलोमीटर, 2453 मान लीजिए रफली। तो ये चंबा में है। तो चंबा का जो फॉरेस्ट कवर है सबसे ज्यादा है, 2453 से ज्यादा कहीं पर भी नहीं है, राइट। और इसके बाद सबसे ज्यादा है 2422 जो शिमला में है। अंडरस्टूड? तो हिमाचल में सबसे ज्यादा अगर आपको फॉरेस्ट कवर पता होना चाहिए एरिया वाइज कहां है, तो नंबर 1 पे चंबा है और नंबर 2 पे शिमला है। अब बात करते हैं परसेंटेज वाइज, यानी परसेंटेज फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं, तो सबसे ज्यादा है यहां पर 49.33%, ये है सिरमौर। हालांकि सिरमौर में सिर्फ 1400 स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट हैं, लेकिन सिरमौर का टोटल एरिया ही 2825 है। तो यहां पे ऑलमोस्ट 50% एरिया, 49.33% एरिया फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट एरिया एज अ परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया में सिरमौर नंबर 1 है, बाकी टोटल फॉरेस्ट कवर में चंबा नंबर 1 है। अब बात करते हैं सबसे कम की। तो सबसे कम लाहौल स्पीति है दोनों में। यहां पे देखिए लाहौल स्पीति में सिर्फ 1.15% जमीन पे ही जंगल है, दैट्स इट, ओनली 1.15%। तो आपको अगर हरियाली देखनी है तो प्लीज लाहौल स्पीति मत जाइए, वहां पे आपको हरियाली तो नहीं मिलेगी कम से कम और बहुत चीजें मिल जाएंगी, हरियाली नहीं मिलेगी, राइट। लाहौल स्पीति में सिर्फ 158 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर टोटल के भी देखें फॉरेस्ट कवर, तो उसमें भी सबसे कम यहीं पे है 158, राइट। तो फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा चंबा में है, सबसे कम लाहौल स्पीति में है, और परसेंटेज वाइज देखें तो सिरमौर में सबसे ज्यादा है और लाहौल स्पीति में सबसे कम है। अब यहां पे क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन, यहां पे जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या था? क्वेश्चन ये था कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहां है। तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहां है? हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर चंबा में है, तो आंसर है चंबा। ठीक है, अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछते तो आंसर हो जाता सिरमौर। तो थोड़ा सा डेप्थ जरूरी होनी चाहिए अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ के आप
जो है निकलने, आपको थोड़ी सी डेप्थ ज़रूरी है, और यही डेप्थ मैं कोशिश करता हूं, और जो भी डेटा आपको दे रहा हूं सरकारी डॉक्यूमेंट से दे रहा हूं, तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। और हर चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं, जिससे आप खुद भी अपना एक फ्रेम ऑफ थॉट बना सकें, चेन ऑफ थॉट बना सकें। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स आया 2021 का, रिलीज हुआ था 2022 में। तो ये नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में हिमाचल की रैंक क्या थी, आइए देखते हैं। ये सब फोटोग्राफ सरकारी डॉक्यूमेंट से लिए गए हैं। अब आप इसमें पहले तो बड़े राज्य है, तो बड़े राज्यों में कर्नाटका ने टॉप किया है, ठीक है, लेकिन हिमाचल को रखा गया है नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में, तो हिमाचल की रैंक है 5th। और नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट में मणिपुर का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग देता है। और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था, तो चंडीगढ़ ने टॉप किया। यानी मणिपुर, चंडीगढ़ और कर्नाटका ने टॉप किया अपनी अपनी कैटेगरीज में। हिमाचल नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट में था और ये 5th नंबर पे था, तो आंसर हो गया 5th। अगले सवाल पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश से कितने पुलिस ऑफिसर हैं जिन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल मिला फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस? बहुत बड़ी बात होती है प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस मिलना। तो इंडिपेंडेंस डे की बात हो रही है, यानी 15 अगस्त 2022 की बात हो रही है। तो 15 अगस्त 2022 को एक ही ऑफिसर हैं हिमाचल प्रदेश के जिन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल मिला फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। इनका नाम है वीरेंद्र शर्मा, और ये सोलन के एसपी थे, ठीक है, सोलन के एसपी थे। रिपब्लिक डे की अगर बात करूं तो रिपब्लिक डे के दिन भी एक ही ऑफिसर को मिला था सेम मेडल, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। ये मिला था हिमांशु मिश्रा को। हिमांशु मिश्रा जो हैं ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं सदर्न रेंज के। खुद जयराम ठाकुर ने बधाई दी थी हिमांशु मिश्रा को। हिमाचल प्रदेश जो है स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के मामले में जो कैटेगरी बी स्टेट्स हैं उनमें हिमाचल की क्या रैंक है? कैटेगरी बी स्टेट और कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में बड़े स्टेट हैं, बड़े मतलब जिनकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, और कैटेगरी बी मतलब जिनकी आबादी 1 करोड़ से कम है। तो उसमें हिमाचल कैटेगरी बी में रखा गया हिमाचल को, पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़। तो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के मामले में जो कैटेगरी है वो बनाई थी, सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं बेस्ट परफॉर्मर। इसमें गुजरात और कर्नाटक थे बड़े स्टेट्स में। ये सारे बड़े स्टेट्स की पहले बता रहा हूं। टॉप परफॉर्मर उससे नीचे होता है, उससे नीचे होता है लीडर, और उससे नीचे होता है एस्पायरिंग लीडर, और उससे नीचे होता है एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो अब मैं बताता हूं कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में बेस्ट परफॉर्मर रहा मेघालय, मेघालय रहा बेस्ट परफॉर्मर। फिर उससे नीचे कैटेगरी होती है टॉप परफॉर्मर, उसमें था जम्मू कश्मीर। फिर था लीडर, लीडर में था अंडमान निकोबार, अरुणाचल और गोवा। एस्पायरिंग लीडर में था हिमाचल। तो हिमाचल किस कैटेगरी में था? एस्पायरिंग लीडर में था, यानी 4th बेस्ट कैटेगरी में था हिमाचल। अब बात करते हैं नेस्दा रैंकिंग, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, नेस्दा। ई गवर्नेंस अवार्ड हुए थे, यानी ई गवर्नेंस के मामले में भारत का कौन सा राज्य कितना अच्छा है। तो उसमें 2 तरह के पोर्टल होते हैं, एक नॉर्मल पोर्टल होता है और एक होता है सर्विस पोर्टल। पोर्टल मतलब वेबसाइट, और सर्विस पोर्टल मतलब यह भी वेबसाइट है लेकिन यहां पे खास तरह की कोई सर्विस सरकार आपको दे रही है। तो दोनों की अलग अलग रैंकिंग निकलती है, पोर्टल की अलग निकलती है और सर्विस पोर्टल की अलग निकलती है। तो यहां पे पूछा है कि जो नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स हैं इनमें हिमाचल का क्या रैंक था सर्विस पोर्टल कैटेगरी में। तो आइए देखते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मल पोर्टल की बताता हूं, उसके बाद मैं आपको जो है सर्विस पोर्टल की बताऊंगा। तो पहले नॉर्मल पोर्टल की देखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट में नागालैंड नंबर 1 था, ग्रुप ए स्टेट्स में केरला, ग्रुप बी में ओडिशा और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर। तो हमें तो नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट से मतलब है, तो यहां पे आप देख सकते हैं हिमाचल 6th नंबर पे था। लेकिन ये पोर्टल की बात हो रही है, यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है वो सर्विस पोर्टल कैटेगरी पूछा है। तो सर्विस पोर्टल में दिखा देता हूं, ये सर्विस पोर्टल की रैंकिंग है। इसमें मेघालय नंबर 1 था, ग्रुप ए में पंजाब, ग्रुप बी में राजस्थान और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर। तो हमें मतलब है नॉर्थ ईस्ट और हिली से, तो हिमाचल की रैंक है 5th। यानी सर्विस पोर्टल कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश की रैंक नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट में 5th है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5th। और अगर यहां पे सर्विस वर्ड हटा दूं, सिर्फ पोर्टल कैटेगरी में क्या है, तो आंसर हो जाएगा 6th। उसके बाद ये हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की रैंकिंग है। अगेन 2 तरह के पोर्टल हैं, एक है नॉर्मल पोर्टल और एक है सर्विस पोर्टल। तो लेफ्ट में जो है वो सिर्फ पोर्टल है, तो गृह मंत्रालय का पोर्टल इंडिया में नंबर 1 है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो पोर्टल है जिसे बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, ये नंबर 1 है किसमें? सर्विस पोर्टल कैटेगरी में। ठीक है, तो अगेन यहां पे 2 कैटेगरी हैं, लेफ्ट वाली है पोर्टल और राइट वाली है सर्विस पोर्टल। फूड सेफ्टी इंडेक्स में हिमाचल का रैंक क्या है? अब ये इंडेक्स देता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। ये चौथी बार इन्होंने इंडेक्स ये आया। ये बताता है कि किस राज्य में जो फूड वगैरह है वो कितना क्लीन है, कितना हाइजीनिक है, तो वो ये सब बताता है। तो अब आपसे ये पूछा है यहाँ पर कि यहाँ ये पूछा है कि हिमाचल का रैंक क्या है। हिमाचल को इसमें लार्ज स्टेट्स में ही रखा गया, तो आपको रैंकिंग दिखाता हूँ। फूड सेफ्टी में नंबर 1 था तमिलनाडु,
तमिलनाडु पिछले साल गुजरात था, लेकिन इस साल तमिलनाडु नंबर 1 था फूड सेफ्टी में, और इस इंडेक्स को FSSAI ने दिया। FSSAI के चेयरमैन कौन है? राजेश भूषण। और यहां पर आप देख सकते हैं हिमाचल की जो रैंक है वो है 4th, तो हिमाचल इसमें 4th नंबर पे है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4th। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं एक और इंडेक्स की, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये भी नीति आयोग ने दिया है। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का नया नाम है नीति आयोग, और नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री मोदी हैं, वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, और सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स अगेन ये बताता है कि एक्सपोर्ट्स के मामले में, तो ओवरऑल पूछिए रैंक हिमाचल की, आइए देखते हैं। ये देखिए ये ओवरऑल है, तो ओवरऑल इसमें हिमाचल जो है वो 18वें नंबर पे है। नंबर 1 गुजरात है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में, तो हिमाचल की जो रैंक है वो है 18। लेकिन हिमाचल की हिमालयन स्टेट्स में क्या रैंक है? तो उत्तराखंड के बाद हिमाचल दूसरे नंबर पे है। तो अगर यहाँ पे ओवरऑल की बजाय आपसे पूछते कि हिमाचल की हिमालयन स्टेट्स में क्या रैंक है, तो उत्तराखंड के बाद हिमाचल इज सेकंड। इज दैट अंडरस्टूड? और कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे बर्मिंगम में अभी, बर्मिंगम जो है वो ब्रिटेन में है। अगले कॉमनवेल्थ गेम जो होंगे 2026 में होंगे ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया में। तो इस बार इंडिया ने कितने मेडल जीते? 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज, टोटल 61 मेडल हमने जीते, और हम 4th रहे मेडल टैली में। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया था, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड था, तीसरे नंबर पे था कनाडा, और चौथे नंबर पे था इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया मेडल टैली को। हिमाचल ने 3 मेडल जीते, 3 मेडल कंट्रीब्यूट करे हिमाचल ने। कौन कौन से? विकास ठाकुर, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता, तीनों ही सिल्वर हैं, तीनों ही सिल्वर हैं, ठीक है। 96 किलोग्राम कैटेगरी में, ये हमीरपुर से हैं। फिर रेणुका ठाकुर शिमला से हैं, इन्होंने 11 विकेट लिए क्रिकेट में। जो हमारी सिल्वर मेडल विनिंग क्रिकेट टीम थी, वुमेन्स क्रिकेट टीम, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और ये 11 विकेट लिए थे, जो कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा थे किसी भी बॉलर के लिए। वरुण कुमार चंबा से हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। जो हमारी मेंस हॉकी टीम थी जिसने इस बार सिल्वर मेडल जीता, उसके पार्ट थे वरुण कुमार फ्रॉम चंबा। तो 3 सिल्वर मेडल हिमाचल के खिलाड़ियों ने दिए। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी नीति आयोग का एक और सुपर इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, पहली बार आया है, इसको बोलते हैं स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ये इंडेक्स ये बताता है कि भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में कौन सा राज्य कितना अच्छा कर रहा है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी, और क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए कौन सा राज्य कितना अच्छा काम कर रहा है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन सा राज्य कितना अच्छा काम कर रहा है, वो बताता है ये इंडेक्स। तो इसमें हिमाचल प्रदेश की रैंक क्या थी, आइए देखते हैं। तो इसमें लार्ज स्टेट में रखा गया हिमाचल को। तो यहाँ पे हिमाचल की जो रैंक है आप देख सकते हैं, हिमाचल 7वें नंबर पे है, और गुजरात का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट था। तो इसमें हिमाचल की रैंक है 7th। और आपको मैं जो छोटे राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, उसमें बता देता हूं। तो इसमें यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ का परफॉर्मेंस बेस्ट है, और छोटे राज्यों में गोवा का परफॉर्मेंस बेस्ट था। अब एक और इंडेक्स है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करने में पहली बार सरकार ने इंडेक्स दिया है, स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने में हिमाचल प्रदेश का परफॉर्मेंस कैसा है पूरे इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न, हिली और आइलैंड स्टेट्स में। तो इसमें कैटेगरी बनाई है, एक तो लार्ज है, लार्ज में ओडिशा का परफॉर्मेंस बेस्ट है, ओडिशा ने ओवरऑल टॉप किया, यूपी नंबर 2 पे था। इसमें एक रैंकिंग और बनाई थी जिसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे, हिमालयी राज्य थे और आइलैंड थे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार वगैरह। उसमें त्रिपुरा बेस्ट था, हिमाचल नंबर 2 पे था। तो हिमाचल की रैंक है नंबर 2 त्रिपुरा के बाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हिमाचल इज सेकंड अमंग नॉर्थ ईस्टर्न, हिली एंड आइलैंड स्टेट्स। और ओडिशा ने ओवरऑल टॉप किया है, और यूपी सेकंड नंबर पे था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करने में। सो ये था हमारा हिमाचल प्रदेश के कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियो, पूरे 9 महीने के करंट अफेयर इसमें आपको मिले। काफी डिटेल्ड, काफी रिसर्च बेस्ड एनालिटिकल करंट अफेयर थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सबको आने वाले जो एग्जाम है उसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अगर ये अच्छा लगे वीडियो तो हमारे पीसीएस सारथी चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।